समय बीत गया। लू चेंझोऊ प्रतियोगिता की तैयारी में सक्रिय रूप से जुटे हुए थे और लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। मार्शल आर्ट के वृक्ष की पत्तियों के नीचे कलियां फूटने लगी थीं, वह पूर्णता के आधे रास्ते पर था और वर्ष के अंत तक वह तीसरे दिव्य बीज को संघनित करने में सक्षम होगा। सब कुछ बेहतर होता जा रहा था। जल्द ही 10 नवंबर आ गया। कल 100 स्कूल्स टूर्नामेंट का पहला दिन होगा, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। पहले 2 दिन युवा वर्ग के मुकाबले होंगे, उसके बाद किशोर, वयस्क और वरिष्ठ वर्ग के मुकाबले होंगे। केवल युवा वर्ग के विजेता ही 9वें रूप की प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते थे। यह मुख्य प्रतियोगिता थी और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती थी क्योंकि उनमें मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता थी। वयस्क और बुजुर्ग लोग तो बस अतिरिक्त कलाकार थे। भोर होने से पहले टाइगर गार्डन में ब्राइट गॉड पोशन की आखिरी शीशी पीने के बाद लू चेंझोऊ ने 2 घंटे तक जोश के साथ मुक्केबाजी तकनीकों का अभ्यास किया, जिससे टाइगर सुप्रीम फिस्ट में उनकी दक्षता में थोड़ी वृद्धि हुई। इसके बाद लू चेंझोऊ ने अपने क्यूई ब्लड लेवल की जांच की, जो 3.21 तक पहुंच गया था। वह कल की प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कैफेटेरिया जाते समय लू चेंझोऊ प्रशिक्षण मैदान के पास से गुजरी। उन्होंने प्रथम वर्ष के छात्रों को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करते देखा। ये सीनियर चेंझोऊ हैं। क्या वही व्यक्ति नहीं था जिसने हाल ही में हमारे कक्षा नेता को हराया था? सबकी बातें सुनकर दर्द से कराहते हुए हेवनली पाइल का अभ्यास कर रही वान कयिंग अपनी जगह से हिल नहीं सकी। उसने अपना हेवनली पाइल पूरा किया, अपनी मांसपेशियों को सिकुड़ा और हिचकिचाते हुए लू चेंझोऊ के पास पहुंच गई। सीनियर, हमें मुकाबला करने का मौका कब मिलेगा? लू चेंझोऊ ने इस बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, किसी और दिन को चुनने के बजाय आज ही क्यों नहीं? वह लगभग आधे महीने से 6ठे रैंक पर था और यहाँ तक कि उसके सहपाठियों को भी नहीं पता था कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह मुकाबले से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी साधना का स्तर नहीं बताना चाहता था, इसलिए इन दिनों उसने अभ्यास से परहेज किया था। चूंकि प्रतियोगिता कल थी, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा वह अपनी ताकत को परखने के लिए बेताब था। वान कयिंग एकदम सही रहेंगी। अगर वह उसे हरा सकता है तो चैंपियनशिप जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वान काइंग ने पूरे जोश के साथ मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ महोदय, सावधान रहें। मेरी ब्लैक ड्रैगन 18 हैंड्स को थोड़ी सफलता मिली है। लू चेंझोऊ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ से इशारा किया। चलो भी। टैप टैप टैप। वान काइंग तेजी से आगे बढ़ी। उसने हमले की पहल की, लेकिन पहले की तुलना में वह कहीं अधिक सतर्क थी। कुछ छलांगों के बाद वह तेजी से पीछे हट गई। लू चेंझोऊ के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दिलचस्प बात है, वह समझदार हो गई है। अफसोस की बात है कि मैं 6ठे स्थान पर हूँ। बरसात के दिन नीची उड़ान भरती चिड़िया की तरह लू चेंझोऊ तीर की तरह आगे झुका और पलक झपकते ही 10 फीट की दूरी तय कर ली। उसकी चारों उंगलियां चिड़िया की चोंच की तरह आपस में जुड़ गईं। फिर उसने दोनों हाथों से लगातार वार किए। हर वार वान कयिंग के गले और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर सीधा निशाना साध रहा था। स्वेलो रिटर्न 14 फॉर्म्स पड़ोसी स्वेलो डबल फ्लाइंग पैक। वान काइंग सदमे से चीख पड़ी और लू चेंझोऊ के भयंकर नए हमले का मुकाबला करने के लिए उसने तुरंत अपनी चाल बदली। उसके तीखे वार पलक झपकते ही उसकी जोड़ों की कमजोरी पर लगे। एक मार्शल आर्ट थी जिसे कपड़ों को 18 बार चिपकाना कहा जाता था, जो केवल जोड़ों को निशाना बनाती थी। वरिष्ठ, आप कौन सी मुक्केबाजी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये टाइगर फॉर्म फिस्ट तो नहीं है ना? वान कयिंग की लय बिगड़ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं टाइगर और स्वेलो दोनों शैलियों का अभ्यास करता हूँ। लू चेंझोऊ ने अपने हमले नहीं रोके, बल्कि अपनी ताकत बढ़ा ली। उनकी जबरदस्त सफलता के स्तर की समुद्री सफाई तकनीक ने प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने वाले वान कयिंग को भी पूरी तरह से पछाड़ दिया। लू चेंझोऊ को एहसास हुआ, वास्तविक युद्ध में परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है। किसी को भी मार्शल कला के स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अलग अलग वातावरण में अलग अलग शत्रुओं के विरुद्ध लचीलापन आवश्यक है। कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट किसी विशिष्ट मार्शल आर्ट तकनीक से बंधे नहीं होते। उनकी हर हरकत प्रकृति और युद्ध की सहज प्रवृत्ति के अनुरूप सबसे शक्तिशाली प्रहार होती है। यही चरम सीमा की स्वतंत्रता की अवस्था है। वान कयिंग ने लू चेंझोऊ की सी स्वीपिंग तकनीक के साथ मुश्किल से तालमेल बिठाया ही था कि अगले ही पल लू चेंझोऊ ने सहजता से कठिन और अजेय ब्लैक टाइगर क्रॉसिंग द माउंटेन तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग।
लू चेंझोऊ की मुक्केबाजी की तकनीक कभी उग्र तो कभी फुर्तीली, एक मुक्के में चतुराई भरी जीत जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में ये ब्रेकिंग स्टोन की अपार शक्ति से उत्प्रोत थी। वान काइयन को घेरने के लिए उसे हार्ड किगोन का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिद्दी स्वभाव की और साफ तौर पर संघर्ष करती हुई भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और जमकर प्रतिरोध किया। इसलिए लू चेंझोऊ ने अपने हमलों में जरा भी रहम नहीं दिखाया। वान काइयन को मौका मिला, उसने अपनी पुरानी चाल दोहराई और पीछे से लू चेंझोऊ को जकड़ लिया, उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने घुटने से सीधे उसके गुप्तांग पर वार किया। ये फिर से आ रहा है, तुम्हें नीचे झुक जाना चाहिए। लू चेंझोऊ ने अपने दाहिने पैर से शॉक सटेप किया, वह एक तरफ मुड़ा और अपने बाएं हाथ से घुटने को रोकते हुए उसने वान काइयन को दूर फेंकने के लिए बल का प्रयोग किया और साथ ही उसके पेट पर हथेली से जोरदार प्रहार किया। टकराना, ये बहुत कठोर था। डार्क फोर्स का इस्तेमाल न करते हुए लू चेंझोऊ ने अपनी 70% शक्ति का प्रयोग किया। वान काइंग दर्द से चीख उठी और नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना पेट पकड़ा, कुछ पल संघर्ष किया, फिर उठ बैठी। उसका चेहरा दर्द से लाल था और पसीना बह रहा था। कक्षा अध्यक्ष, क्या तुम ठीक हो? अन्य छात्र उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन वान काइंग ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। मैं ठीक हूं, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। उसने मंच पर खड़े लू चेंझोऊ की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। जब उसकी क्षमताएं कमतर थीं तो वह कुछ नहीं कह सकती थी। अपने चोटिल हाथ से वान काइयन ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ भाई, लगता है आप भी छठे रैंक पर पहुंच गए हैं। मौका मिलते ही मैं आपको फिर से चुनौती देने आऊंगी। बार बार हारने के बावजूद वह काफी दृढ़ निश्चयी थी। लू चेंझोऊ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी पर्याप्त कठोर नहीं था। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली मुकाबला था और वह मास्टर वान की वंशज है, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी इज्जत बचानी पड़ी। उसने समान साधना स्तर के ड्रैगन फॉर्म फिस्ट विशेषज्ञ को 2 बार हराया था। इस प्रकार लू चेंझोऊ ने ड्रैगन फॉर्म के बारे में सभी पूर्वाग्रहों को दूर कर दिया था। मुठ्ठियों में कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं होता, शक्ति व्यक्ति के भीतर निहित होती है। ... क्या लू चेंझोऊ छठे स्थान पर पहुंच गया? क्या ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के दौरान उसकी रैंक 5वीं नहीं थी? धिक्कार है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। उस दिन लू चेंझोऊ के छठे रैंक पर पहुंचने की खबर ने द्वितीय वर्ष के छात्रों में सनसनी मचा दी। लियू हुआन और अन्य लोग लू चेंझोऊ को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई विचित्र प्राणी हो। क्या यह आदमी सच में इंसान है? 5वीं रैंक में प्रवेश किए हुए उन्हें अभी कुछ ही महीने हुए थे और अब वे छठी रैंक पर पहुंच गए हैं। सबको पता था कि शीतकालीन परीक्षाओं में लू चेंझोऊ की रैंक पक्की थी और जल्द ही यह नया छात्र विश्वविद्यालय में एक कक्षा आगे बढ़ जाएगा। कक्षा के सबसे होशियार छात्र के बिना उन्हें उसे जाने देने का मन नहीं कर रहा था। लू चेंझोऊ बेहद खुश थी और उन्होंने सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया। ... फांगशान पर्वत की चोटी पर मास्टर वांग ने अपनी परपोती की ओर देखा, जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? मैं अब भी लू चेंझोऊ को हरा नहीं सका। मास्टर वान कुछ देर चुप रहे, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, क्या ये सामान्य बात नहीं है? अब सन्नाटा वान काइयन की ओर मुड़ गया। पर दादाजी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं लू चेंझोऊ से हीन हूँ? मास्टर वांग, जो आमतौर पर स्पष्टवादी और सीधे साधे थे, कहना चाहते थे, बकवास। आप लू चेंझोऊ से तुलना कैसे कर सकते हैं? वो एक मार्शल बोन दाओवादी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने मात्र 1 वर्ष में छठे रैंक के साथ ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब वह ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। लेकिन उनका हृदय नर्म पड़ गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, वान काइयन, हमेशा उच्चतर स्तर और अधिक शक्तिशाली लोग होते हैं। मैं तुमसे सच कहूं तो उच्चतर मूल हड्डियों की तो बात ही मत करो। निम्नतर मूल हड्डियों में भी पूरी दुनिया में असाधारण व्यक्ति मौजूद हैं। तुम एक परिवार में पली बड़ी हो और तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है। कुल शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन विशाल दुनिया के मुकाबले ये क्या है? आम लोगों द्वारा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का युग कुलीन परिवारों की शान को समाप्त कर चुका है। मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए फांगशान भेजा था और तुम्हें अब तक इसका एहसास हो जाना चाहिए था। ड्रैगन सिटी के छोटे से हाई स्कूल में ही छिपे हुए प्रतिभाशाली योद्धा और धुरंधर योद्धा भरे पड़े हैं। यहाँ 24 मार्शल आर्ट स्कूल हैं और ये 2000 से ज्यादा लोग सू सिटी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान हैं। दाशिया में तो और भी बहुत कुछ है। वान काइयन को कुछ समझ आया और उसने पूछा, मैं लू चेंझोऊ को कैसे हरा सकता हूँ? मास्टर वांग ने गहरी आह भरी।
तुम उस लड़के पर इतना क्यों अटकी हुई हो? ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में इतने सारे प्रतिभाशाली युवा हैं जिनसे तुम अभ्यास करके अपना आत्मविश्वास वापस पा सकती हो। तुम दोनों नियति के दुश्मन नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ रही हो। वापस कक्षा में जाओ। ठीक है। वांग कयियन पहाड़ से नीचे उतरी। मास्टर वांग मन ही मन बुदबुदाए, ये सोचते हुए कि उस युवती को दुनिया का अनुभव करने देना ही उचित है। कुछ कठिन संघर्षों से गुजरे बिना वह शायद अब भी खुद को कमजोर हड्डियों वाले लोगों में एक नायिका समझती होगी। हर पीढ़ी में प्रतिभाएं उभरती हैं और हर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों तक नेतृत्व करती है। इस दुनिया में सच्चा नियति का बच्चा कहाँ है? क्या 24 स्कूलों के उन पुराने पूर्वजों ने अपने अपने समय में अग्रणी भूमिका नहीं निभाई थी? अब वे कैंटीन ड्रैगन किंग के लिए रास्ता बनाने के लिए पीछे हट गए हैं और गौण भूमिकाओं में सिमट गए हैं। यू झेन का कार्यालय। शिक्षक जी, मैं कल छुट्टी लेना चाहती हूँ। क्या ये सू सिटी मार्शल आर्ट्स अकादमियों के आदान प्रदान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए है? हाँ, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना। लू चेंझो ने जब से दाखिला लिया था तब से उसने कभी छुट्टी नहीं ली थी। यू झेंग अभी भी थोड़ा चिंतित था और उसने कहा, क्या मुझे अपने किसी मार्शल आर्टिस्ट दोस्त से कहना चाहिए कि वह आपको वहां ले जाए? लू चेंझो हंसे। धन्यवाद गुरुजी, मेरे सच्चे उत्तराधिकारी स्वामी मुझे लेने आएंगे। ये सुनकर यू झेंग ने सिर हिलाया और कहा, जी शुवांतोग एक अच्छे गुरु हैं, भविष्य में उनके प्रति कृतज्ञ रहना याद रखना। यह मायने नहीं रखता कि एक सच्चा उत्तराधिकारी गुरु कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वे आपके प्रति गंभीर और ध्यान देने वाले हों। उदाहरण के तौर पर ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में आपके तबादले को ही ले लीजिए। जी शुवांतोग ने सिर्फ आपकी ओर से किंटियन कैंग और पिछले वरिष्ठों को 1 दर्जन से अधिक फोन किए थे, बस इस बात का ध्यान रखें। लू चेंझो के दिल में गर्माहट फैल गई। गुरु जी ने उनसे इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया था। उनका शीघ्र तबादला काफी हद तक मेंटजी के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया था। यू झेन के कार्यालय से निकलने के बाद होन फू ने लू चेंझो को भी बुलाया। क्या आपको इस बार की प्रतियोगिता पर भरोसा है? मेरी 6ठी श्रेणी की साधना के साथ मुझे शीर्ष 3 में जगह मिल जानी चाहिए। हम टाइगर फॉर्म फिस्ट कमजोरी का इस्तेमाल ताकत पर काबू पाने में खास तौर पर माहिर है और आपने टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स में महारत हासिल कर ली है, इसलिए आपके पास गलतियों की गुंजाइश ज्यादा है। जैसे ही आप स्टेज पर पहुंचे, अर्हत स्किल से शुरुआत करें। होन फू ने लू चेंझो को कुछ सामरिक अनुभव प्रदान किए। अपने शिक्षकों की देखभाल का एहसास होने पर लू चेंझो का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उस शाम कैफेटेरिया में लियू हुआन, हुआओ तियान्यू और अन्य लोग भी लू चेंझो को विदा करने आए थे। 20वीं कक्षा के बाद के कई छात्र प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, झांग शुशुन, लियू क्वानहाई और अन्य। निम्न श्रेणी की जड़ वाली हड्डी और चौथी श्रेणी की साधना वाला एक व्यक्ति भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पंजीकरण कराना चाहता था। आखिरकार शीर्ष 10 में आने का मतलब था वेंडाकार जीतना, जो कि संपन्न परिवारों के लोग भी चाहते थे। लियू क्वानहाई ने मजाक किया, मैं तो बस एक एक्स्ट्रा कलाकार हूं जो चेंझो की प्रतिभा को पूरा करने के लिए एक छोटी सी भूमिका निभा रहा हूं। झांग शुशुन ने कहा, यहां भी ऐसा ही। वे अपने अपने मार्शल आर्ट अकादमियों के सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। निम्न श्रेणी की मूल हड्डी के साथ ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में आने के बावजूद उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। बस दुर्भाग्यवश इस संस्करण में लू चेंझो भी शामिल था। खड़े होकर लियू हुआन ने उत्साहपूर्वक कहा, इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही अद्भुत अनुभव है। आप सभी की विजयी वापसी की कामना करता हूं। हमारा 20वां बैच सबसे बेहतरीन है। नहीं, हमें कहना चाहिए कि हम ड्रैगन सिटी वाले अजेय हैं। चेंझो, ड्रैगन सिटी की ताकत से लड़ो। दर्शक लू चेंझो, जो कि वास्तविक प्रतियोगी थे, से भी अधिक उत्साहित थे। वे भी भाग लेना चाहते थे, अन्य प्रतियोगियों पर हावी होना चाहते थे। आखिर इस दुनिया में कौन ऐसा है जो आसमान के नीचे मशहूर होना नहीं चाहता? ठीक है, धन्यवाद सभी को। चलिए इस कटोरे को खत्म करते हैं। लू चेंझो शायद ही कभी इतने भावुक हुए हों। उन्होंने उत्साह से औषधीय हड्डी के सूप का कटोरा एक ही घूंट में पी लिया। अन्य लोगों ने भी कुछ हास्यास्पद तरीके से उनका अनुसरण किया। चांद की तेज रोशनी और कम तारों के बीच रात के उल्लू चिल्लाने लगे। हेवनली पाइल का अभ्यास करने के बाद लू चेंझो अपने बिस्तर पर लेटकर सोच में डूबा हुआ था। हालांकि उसने इन सहपाठियों के साथ 1 साल भी नहीं बिताया था, फिर भी सर्दियों में उन्हें छोड़कर जाने का ख्याल उसे असहज कर रहा था। मार्शल आर्ट की यात्रा में योद्धा जितना मजबूत होता है, उतना ही अकेलापन महसूस होता है। 11 नवंबर सुबह सुबह
एक काली लग्जरी कार धीरे धीरे फांगशान कैंपस के प्रवेश द्वार पर रुकी। ओल्ड जी आज बड़े सलीके से तैयार थे, यहाँ तक कि उन्होंने हेयर जेल भी लगाया हुआ था, धूप का चश्मा भी पहना हुआ था। वे आत्मविश्वास से भरे और गर्वित लग रहे थे। सुरक्षा गार्ड ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरे शिष्य। बूढ़ा जी कार के दरवाजे से टिककर दूर से आती हुई आकृति को देख रहा था। लू चेंजो आगे बढ़ा। उसने पहले ही फ्लाइंग स्वेलो सी स्वीपिंग के प्रशिक्षण वस्त्र पहन लिए थे। उसे प्रतियोगिता में फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल का प्रतिनिधित्व करना था, एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जिसे ब्राइट विंग स्वेलो के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद शिक्षक जी, जुआनटोग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, आज तुम एकदम स्मार्ट लग रहे हो। गाड़ी में बैठो। आज केवल वही एक छात्र को लेने नहीं आया था, अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी कारों में आए थे, जिनमें एक मजबूत कदकाठी वाला छोटे बालों वाला व्यक्ति भी शामिल था। उसकी भुजाएं पानी की बाल्टी जितनी मोटी थी, काफी अतिशयोक्तिपूर्ण। बहुत दिनों बाद मिले चमकीले पंखों वाली अबाबिल। बा हाइजिंग, क्या आप भी यहाँ किसी शिष्य को लेने आए हैं? क्या यही आपका असली उत्तराधिकारी है? उसका नाम क्या है? बा हाइजिंग ने लू चेंजो को गौर से देखा, उनका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। जी शुवानटोग ने संकोच का भाव दिखाते हुए आत्मविश्वास से घोषणा की। प्रतियोगिता समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो, तब तुम्हें उसका नाम पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। काली रंग की आलीशान कार कैंपस क्षेत्र से बेरोक टोक निकल गई। प्रौद्योगिकी केंद्र जिला सू सिटी स्टेडियम। 50,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को, जो आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता है, आयोजकों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। देशभर से पूरे 20,000 दर्शक इसे देखने आए। यह एक बड़ी संख्या थी। एक टिकट की कीमत 700 युआन थी और इससे लगातार 7 दिनों तक लाइव प्रतियोगिता देखी जा सकती थी, जो कुछ मशहूर हस्तियों के कॉन्सर्ट टिकटों की तुलना में कहीं बेहतर सौदा था। दाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इसके माध्यम से अपने निवेश का कुछ हिस्सा वसूल किया। जब लू चेंजो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। उसने इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी और उसका खून खौलने लगा। उसके बगल में मुस्कुराते हुए जी शुवानटोग ने कहा, इस तरह की पहली प्रतियोगिता में घबरा जाना स्वाभाविक है, बस ऐसा दिखावा करो कि दर्शक हैं ही नहीं। ठीक है। वह जी शुवानटोग के पीछे पीछे मंच के पीछे वाले हिस्से में गया और पंजीकरण, साइन इन, ड्रग टेस्ट और अन्य कई थकाऊ प्रक्रियाओं को पूरा किया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में ड्रग टेस्टिंग बहुत सख्त होती थी। अगर किसी प्रतियोगी को उत्तेजक पदार्थों जैसी विस्फोटक दवाओं का सेवन करते हुए पाया जाता था तो उस पर 10 साल का प्रतिबंध लग जाता था। आधिकारिक प्रतियोगिता सुबह 9 बजे शुरू हुई। लू चेंजो को पता चला कि युवा वर्ग में कुल 256 प्रतियोगी थे, जिनमें से अधिकांश तीसरे रैंक के आसपास थे। छठे रैंक के प्रतियोगी थे या नहीं, यह अज्ञात था। कई व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों के रैंक का खुलासा पहले से नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे प्रतियोगिता का रोमांच और उत्साह खत्म हो जाता है। आखिरकार ज्यादातर समय विजेताओं का निर्धारण रैंक के आधार पर ही होता है। प्रतीक्षा करते करते डू और शी रुयू भी आ गए। शी रुयू ने युवा वर्ग के लिए पंजीकरण कराया था, जिसका मैच तीसरे दिन शुरू होना था। वह अपने दोनों छोटे भाइयों के मैच देखने आई थी। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित लू चेंजो ने अपने माता पिता को आने नहीं दिया। घर पर लाइव प्रसारण देखना भी उतना ही अच्छा था। शी रुयू ने फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल का झंडा लहराया। उस पर लिखा था, उड़ती हुई अबाबील सागर में विचरण करती हुई, बेरोक टोक। अपनी आकर्षक छवि और कदकाठी से उसने कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, छोटे भाइयों, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। डू ने मुस्कुराते हुए लू चेंजो के कंधे पर थपथपाया। मैं अभी अभी चौथे स्थान पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं उच्च स्थान की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुख्य बात तो एक बड़ी प्रतियोगिता के माहौल का अनुभव करना है। चेंजो, पूरी कोशिश करो, मुझे लगता है कि पहला स्थान तो तुम्हारा ही है। डू लंबे समय से तीसरे स्थान पर ही अटके हुए थे। लगभग आधे साल के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला लेना और चौथी रैंक हासिल करना। इस युग में यदि किसी को सफल होना था तो मार्शल आर्ट स्कूल एक आवश्यक मार्ग था। लू चेंजो ने संयम से उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से प्रथम स्थान का दावा नहीं कर सकता। यह अनिश्चित है कि छठे स्थान के अन्य प्रतियोगी भी हैं या नहीं। उसने शी रुयू की ओर देखा। वैसे बड़ी बहन, इस बार तुम्हारा लक्ष्य क्या है? शी रुयू हंसे। युवा और मध्यम आयु वर्ग में सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा है। आखिर एक वर्ग 35 वर्ष से कम आयु वालों के लिए है और दूसरा 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए।
इन दोनों आयु वर्गों में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो समय के साथ धीरे धीरे शक्ति रूपांतरण स्तर तक पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ चरम सीमा स्तर तक भी पहुंच चुके हों। इसलिए मैं रैंकिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। शीर्ष 10 में आना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाता हूं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह कम उम्र में ही 7वीं रैंक पर थी और उसके सामने काफी समय था। प्रतियोगिता में उसकी भागीदारी का मुख्य उद्देश्य दूसरों के मुकाबले सफलता हासिल करने का अवसर तलाशना था। हर कोई लू चेंजहो जैसा नहीं था, जिसके पास मार्शल आर्ट ट्री था जिससे वह धीरे धीरे अपनी दक्षता में सुधार कर सकता था और जिसके लिए सफलता केवल समय की बात थी। अधिकांश साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए किसी बाधा का सामना करने का मतलब था उसे दूर करने का अवसर खोजना। प्रतिस्पर्धा, जीवन मरण की लड़ाई, दूर दूर तक भटकना, ये सभी अपनी किस्मत आजमाने के अवसर हो सकते हैं। जी जुआनटोग ने शी रुयू को सांत्वना देते हुए कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है। इस बार युवा वर्ग में 8वें रैंक से ऊपर लगभग 1 दर्जन ही खिलाड़ी हैं। बस आपको उनसे मुकाबला नहीं करना है, और अगर आप हार भी जाते हैं तो वापसी के मैच हैं। थोड़ी किस्मत साथ दे तो शीर्ष 10 में जगह बनाना अभी भी संभव है। डिंगलिंगलिंग, जी जुआनटोग का वीडियो कॉल बजा। फोन पर जी फेयान थीं, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे उम्मीद है कि हमारी मार्शल आर्ट्स अकादमी प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। चेंजो और रूयू कैसे हैं? मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अपनी बेटी को देखकर जी शुवानटोग को संतुष्टि और विश्वास का अनुभव हुआ। हाँ, इस बार तो हमारी फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स अकादमी सू शहर में जरूर मशहूर हो जाएगी। उसने फोन शी रुयू को सौंप दिया। जी फेयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। छोटी बहन, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। धिक्कार है, मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम्हारे मैच देखने के लिए सू शहर नहीं आ सकती। मैं सच में वहां आना चाहती हूँ, लेकिन ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की सू शहर शाखा साल के अंत तक खुल रही है। मैं वहां स्वेच्छा से दाखिला लेने के लिए आवेदन करने की योजना बना रही हूँ। ही, हम तीनों बहनें जल्द ही मिल पाएंगी। क्या तुम इससे खुश हो? शी रुयू ने प्यारी सी मुस्कान दी। बेशक मैं खुश हूँ, लेकिन क्या शाखा परिसर की सुविधाएं मुख्य परिसर की तुलना में घटिया नहीं होंगी? चिंता मत करो, शाखा के शिक्षक हमें मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम हैं। मार्शल आर्ट्स विभाग सू सिटी शाखा को गंभीरता से ले रहा है और इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित करेगा। खबर है कि शाखा के प्रमुख एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति होंगे जिन्होंने ब्रेकथ्रू फिफथ की बाधाओं को पार कर लिया है। जरा सोचो, जब ड्रैगन सिटी ने पहले अन्य प्रमुख शहरों में शाखाएं स्थापित की थीं, तब वे केवल एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर को नामात्र के लिए नियुक्त करते थे। इस बार वे एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर को नियुक्त कर रहे हैं, जो देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण मार्शल आर्ट समायोजन की युगांतरकारी परियोजना में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। महत्वाकांक्षी युवा मार्शल आर्टिस्टों को इस युग के निर्माण में भाग लेना चाहिए। जी फेयान ने आधे मजाक में यह बात कही। ये खबर सुनकर लू चेंजहो और शी रुयू दोनों को राहत मिली। उन्हें शाखा विद्यालय में दाखिला मिलने की संभावना थी और वे चिंतित थे कि वहां के संसाधन मुख्य परिसर के बराबर नहीं होंगे। अब शाखा में दाखिला लेना राष्ट्रीय नीति के अनुरूप और विकास के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत हो रहा था। शी रुयू ने फोन लू चेंजहो को दे दिया। नमस्कार वरिष्ठ बहन, छोटे भाई, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। सच कहूं तो पहले मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी नहीं था। मैंने तो पिताजी को भी सलाह दी थी कि तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानने में सावधानी बरतें। लेकिन पिछले 1 साल में तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 शब्दों में बयां कर सकता हूं, जबरदस्त। जी फेयान खुली और स्पष्टवादी थी, वह हर बात पर खुलकर अपनी राय रखती थी। शुरू में उसने वास्तव में लू चेंजहो को कम आंका था, जो कि एक तथ्य था। लू चेंजहो को अपनी बड़ी बहन का साहसी और स्पष्टवादी स्वभाव भी पसंद था। वह मुस्कुराया और बोला, बड़ी बहन मेरी तारीफ करती है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। अपनी बड़ी बहन से बातचीत करने के बाद लू चेंजहो ने ध्यान लगाने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जी शुवानटोग अभिभावक शिक्षक बैठक में एक अभिभावक की तरह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर अन्य मार्शल आर्ट हॉल के विश्राम क्षेत्रों में घूम रहा था और लू चेंजहो और अन्य लोगों के लिए नवीनतम जानकारी जुटा रहा था। भाई लू, बहुत दिनों बाद मिले। गोल्डन लान मार्शल आर्ट्स हॉल के वांग चोंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई वांग, ऐसा लगता है कि आपने 4थी रैंक हासिल कर ली है, बधाई हो। लू चेंजहो ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग चोंग ने चुपचाप पूछा,
भाई लू अब 5वें रैंक पर होंगे, है ना? अदला बदली प्रतियोगिता के बाद उसे पता चला कि लू चेंजो ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट स्कूल से था और उसने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। आधा साल बीत जाने के बाद उसकी साधना की प्रगति उससे कहीं अधिक तेज रही होगी। लू चेंजो ने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे सहमति के रूप में लिया गया। वांग चोन को अंदर ही अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे पता था कि वह 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। सच में अविश्वसनीय। क्या यही मार्शल आर्ट स्कूल के प्रतिभाशाली लोगों की दुनिया है? ठीक 9 बजे प्रायोजक के रूप में दियाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सू सिटी शाखा के प्रभारी व्यक्ति ने मंच पर आकर कुछ मिनटों तक भाषण दिया और फिर ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए बिना प्रतियोगिता के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा कर दी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की शैली इतनी ही कारगर थी। मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने वालों का समय बेहद कीमती होता है। प्रतियोगिता का प्रारूप अभी भी प्रतिद्वंद्वी चुनने के लिए लॉटरी निकालने पर आधारित था। पहला दौर 256 से 128 तक था, जिसमें धीरे धीरे अंतिम विजेता का चयन किया गया। सुबह के समय एलिमिनेशन मैच हुए, दोपहर के समय हारने वालों के लिए रिवाइवल मैच हुए और कल फाइनल होगा। विशाल स्क्रीन पर कंप्यूटर ने प्रतिद्वंद्वियों को यादृच्छिक रूप से चुना। लू चेंजो का प्रतिद्वंद्वी टुमारो मार्शल आर्ट्स हॉल से था और ओल्ड जी की जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति तीसरे रैंक का माना जाता था। अखाड़े में एक साथ मुकाबले के लिए 4 मंच थे और सभी मैचों को त्रि-आयामी सराउंड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता था ताकि दर्शक अपनी पसंद के अनुसार मैच चुन सकें। कुछ ही देर में लू चेंजो की मंच पर जाने की बारी आ गई। हजारों निगाहें उन पर टिकी थीं। चारों ओर थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने अपनी नज़र अपने प्रतिद्वंद्वी पर डाली और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल, लू चेंजो, एलिफेंट फॉर्म वंश से। उनकी प्रतिद्वंदी एक छोटी कद की महिला योद्धा थी। टुमारो मार्शल आर्ट्स हॉल, लिंगजियांग, 8 ट्रिग्राम पाम। 8 त्रिकोण भी आंतरिक मुक्केबाजी की एक स्वतंत्र प्रणाली थी, लेकिन आज के युग में ये हाथी रूप मुट्ठी जितनी व्यापक नहीं है। हाथी रूप मूल 8 रूपों और 12 रूपों से विकसित होकर अब 100 से अधिक रूपों तक पहुंच गया है और अभी भी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। बेशक अष्टग्राम और ताई ची जैसी परंपराएं अभी भी बहुत मजबूत थीं और शायद मार्शल आर्ट के सिद्धांत में एक क्रांति उन्हें एलिफेंट फॉर्म से आगे ले जा सकती थी। कई स्कूलों के बीच प्रतिद्वंद्विता वास्तव में सबसे अच्छी थी। कृपया शुरू कीजिए महोदया। आप पहले। लू चेंजो ने आत्मविश्वास से भरपूर सहजता दिखाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। ध्यान रहें, लिंग जियांग अष्टत्रिकोणीय मुद्रा में आगे बढ़ी। उनका शरीर तैरते हुए अजगर की तरह था। उनके हाथ उनकी फुर्तीली गति तकनीक का अनुसरण कर रहे थे। एक चीख के साथ उनकी उपस्थिति वास्तव में भयंकर थी, ये दर्शाते हुए कि महिलाएं पुरुषों से हीन नहीं हैं। बूम! लू चेंजो ने आसानी से हमले को चकमा दिया और फिर अपने हाथ और शरीर को झटकते ही लिंग जियांग टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गई। हवा में कुछ बार पलटने के बाद वह नीचे उतरी और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। लू चेंजो को छठे रैंक के सैनिक के रूप में तीसरे रैंक के सैनिक को हराने में कोई उत्साह नहीं था। इससे उसे उपलब्धि का कोई एहसास नहीं हुआ। लू चेंजो को शानदार जीत के साथ शीर्ष 128 में प्रवेश करने के लिए बधाई। कमेंटेटर ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। दर्शकों ने भी जयकारे लगाए, जिससे शोर की लहरें उठती चली गईं। वह बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से उच्च स्तरीय चौथे रैंक का खिलाड़ी है। चौथे रैंक का कोई व्यक्ति इतनी आसानी से यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, उसे 5वें रैंक का होना चाहिए। वाह, इससे तो वह निश्चित रूप से चैंपियनशिप के लिए एक प्रमुख दावेदार बन जाता है। लू चेंजो विश्राम स्थल पर लौट आए। ओल्ड जी ने मजाक किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। आपको वार्म अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना? हाँ। शेरुयू और फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के छात्रों ने अपने झंडे लहराए और नारे लगाए। उड़ती हुई अबाबील समुद्र में उड़ती हुई बेरोक-टोक। फ्लाइंग स्वेलो नंबर 1 है। भाई लू अजेय। प्रतियोगिता में शीर्ष 64 का चयन। लू चेंजो का प्रतिद्वंदी चौथे रैंक का खिलाड़ी था। उनके हालिया प्रदर्शन ने दर्शकों पर पहले ही एक छाप छोड़ दी थी। दर्शक दीर्घा में बैठे आम लोग बड़े जोश से चर्चा कर रहे थे। शायद ये बंदा इस बार तुरंत नहीं जीत पाएगा, है ना? मैंने कमेंटेटर को कहते सुना कि उसके प्रतिद्वंदी ने डार्क फोर्स में महारत हासिल कर ली है और वह एक हथेली से नीले पत्थर की शिलाओं को चकनाचूर कर सकता है। अद्भुत! ये तो ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई जैसा लग रहा है। मंच पर लू चेंजो ने हमेशा की तरह अपना परिचय दिया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पहली चाल चलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि लू चेंजो पहले जाएं।
तो मैं विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। लू चेंझोऊ काली बिजली की तरह मंच पर दौड़ा। उसने अपनी मात्र 70% शक्ति से एक जोरदार मुक्का मारा, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी स्थिर रहकर लू चेंझोऊ से भिड़ने का प्रयास कर रहा था। उसे छूने से पहले ही उसे अपनी छाती पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वह जमीन से ऊपर उठ गया। एक झटके के साथ चौथे रैंक का विशेषज्ञ भी मंच से बाहर निकल गया। हे भगवान, एक और नॉकआउट। लू चेंझोऊ अपने मुक्कों से सचमुच सुपरमैन है। कोई भी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर पाया है। वह बहुत ताकतवर है। कमेंटेटर ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। दर्शक भी उतने ही रोमांचित थे। अब वे ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि लू चेंझोऊ अपना दूसरा दांव कब चलेगा। इस नौजवान की साधना का स्तर क्या है। समय बीतता गया। शीर्ष 32 प्रतियोगियों का चयन। लू चेंझोऊ का मुकाबला एक अन्य डार्क फोर्स प्रतिद्वंद्वी से हुआ और अखाड़े में उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी थोड़ी फैलने लगी थी, जिससे वह अन्य प्रतियोगियों के बीच दानव राजा की पहली पसंद बन गया था। कोई भी उसकी ताकत की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता था। इस बार उनका प्रतिद्वंदी 15 साल का था और उसने घबराते हुए कहा, आयरन स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स हॉल झांग लून, कृपया मुझे निर्देश दें। लू चेंझोऊ ने भी जवाब में मुट्ठी झुकाकर अभिवादन किया। फिर वह एक काले बाघ में रूपांतरित हो गया और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसने 12 फीट की छलांग लगाई और इससे पहले कि झांग लून एक मुक्का भी मार पाता, उसने बाघ की भयानक दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया, मानो वह उसे निगल जाना चाहती हो। बिना सोचे समझे उसने चिल्लाकर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। वह लू चेंझोऊ के दबाव को सहन नहीं कर सका। उसे लगा कि उससे युद्ध करने पर या तो मृत्यु होगी या चोट, इसलिए उसके डरपोक और कायर स्वभाव ने उसे बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उस समय लू चेंझोऊ की मुट्ठी झांग लून से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थी। उसने अपनी इच्छा अनुसार पीछे खींचा और इरादे के मुताबिक कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। लू चेंझोऊ ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए मुट्ठी से अभिवादन किया। तो मैं आपके समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्टेज के पीछे विश्राम क्षेत्र में आयरन स्वॉर्ड हॉल के मास्टर ने अपने बगल में बैठे जी जुवांटोव की ओर देखा, जो घमंडी भाव से लाल पीला हो चुका था। उन्होंने सोचा था कि यह चौथे दर्जे का शिष्य कम से कम शीर्ष 32 में तो जगह बना लेगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनके शिष्य का सामना लू चेंझोऊ से हो गया, जो कि एक छुपा रुस्तम दानव राजा था और जी जुवांटोव का ही शिष्य था। पूर्व के वर्षों में दोनों के बीच कुछ मामूली मतभेद थे। मेरे पुराने दोस्त, इस बारे में इस तरह सोचो, कम से कम तुम्हारा शिष्य घायल नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, जी जुवांटोव ने बाहें मोड़कर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए सीगल की तरह घमंडी लहजे में कहा। हम्फ। आयरन स्वॉर्ड हॉल के मास्टर मैच देखने के लिए और नहीं रुके और जल्दी से चले गए। बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करना वास्तव में कुछ हद तक शर्मनाक था। टूर्नामेंट में इस तरह की घटना पहली बार घटी। कमेंटेटर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लू चेंझोऊ ने एक बार फिर पलक झपकते ही जीत हासिल कर ली है, जिससे वह इस प्रतियोगिता के प्रबल दावेदारों में से एक बन गए हैं। क्या कोई ऐसा है जो उन्हें दूसरा पंच मारने पर मजबूर कर सके? तीनों मैचों में लू चेंझोऊ का दबदबा रहा। शीर्ष 32 की सूची समाप्त होने के बाद उन्होंने सूची पर एक नजर डाली। वांग चोंग, लियू किंगयुआन डू और लियू क्वानहाई सभी बाहर हो गए। कुछ चौथे रैंक पर पहुंचे, जबकि अन्य अभी भी तीसरे रैंक के शिखर पर थे। जाने पहचाने चेहरों में रिकेन, झांग शुशुन और उनके जैसे अन्य आसानी से आगे बढ़ गए और उन्होंने एक विशेष प्रतियोगी को भी देखा। वांग हे। ये व्यक्ति शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल के मास्टर वांग जियान का पुत्र था, जो उससे 1 वर्ष बड़ा था। मैजिक सिटी के एक हाई स्कूल का छात्र था, जिसकी साधना का स्तर 5वीं रैंक से ऊपर था और उसने पिछले 3 मुकाबले आसानी से जीते थे। लू चेंझोऊ ने जांच की और पता चला कि उनके पिता की कंपनी के मालिक वांग कांग वास्तव में वांग जियान के छोटे भाई थे। मध्यस्थों ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि वांग कांग को अपने कर्मचारियों के अनुबंधों को गैरकानूनी रूप से समाप्त करने के लिए 6 महीने के भीतर मुआवजा देना होगा, लेकिन वांग कांग अभी भी भुगतान करने से इनकार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने फैसले को पलटने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था, जाहिर तौर पर समय बर्बाद कर रहे थे। उन्हें पूरी तरह से पता था कि कंपनी यह मुकदमा हारने वाली है। दूसरी ओर शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल के विश्राम क्षेत्र में वांग जियान और वांग कांग दोनों वहां मौजूद थे। वांग कांग एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। भतीजे, शाबाश, धन्यवाद चाचा। वांग हे ने शीर्ष 32 की सूची पर नजर डाली। वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए इस प्रतियोगिता में 12 पंचम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए। उनमें से लू चेंझोऊ ने उन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा।
ये व्यक्ति संभवतः पंचम श्रेणी के शिखर पर है, अन्यथा उसके लिए चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को, शायद छठी श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को भी हराना बहुत मुश्किल होता। वांग जियान ने ठंडी आवाज में कहा। वांग हे, लू चेंजोऊ पर विशेष ध्यान दो। ये व्यक्ति छठे रैंक का माना जा रहा है और एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। हालांकि तुम्हारी 5वीं रैंक की सर्वोच्च साधना और हमारे वांग परिवार की प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट वसंत और शरद ऋतु हथेली के साथ छठे रैंक का प्रतिद्वंद्वी भी तुम्हारे लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। वांग हे ने उत्तर दिया। पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। स्प्रिंग एंड ऑटम पाम यूलोग मार्शल आर्ट्स हॉल के यूलोग पाम की तरह 8 त्रिकोण परंपरा से संबंधित था। इसकी हथेली की तकनीक चारों ऋतुओं के अप्रत्याशित परिवर्तनों पर जोर देती है। वांग हे बचपन से ही अपने मार्शल आर्टिस्ट पिता के साथ बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहे थे। जूनियर हाई स्कूल में एक आध्यात्मिक अनुभव के बाद उनका तबादला मैजिक सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के जूनियर हाई कैंपस में हो गया। वे 5 वर्षों से स्प्रिंग एंड ऑटम पाम का अभ्यास कर रहे थे और अब वे छोटी सफलता के बहुत करीब थे, लेकिन अंतिम सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वांग जियान ने आह भरी। ये बहुत दुख की बात है। अगर तुम थोड़ी सी भी सफलता हासिल कर लेते तो तुम निश्चित रूप से छठे स्थान पर होते। वह लू चेंजोऊ द्वितीय श्रेणी की टाइगर सुप्रीम फिस्ट का अभ्यास करता है और शायद ही तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। वांग कांग ने लू चेंजोऊ का नाम सुनते ही महसूस किया कि यह नाम उन्हें बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अचानक उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। क्या ये लू गोपिन का बेटा नहीं था? बूढ़ा लू अक्सर अपने साथियों के सामने लू चेंजोऊ की बड़ाई करता था। लू गोपिन का बेटा इतना शक्तिशाली है। वांग कांग ने बिना कहे ही बात खत्म कर दी। वांग जियान ने अपने भाई की ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? इसके बाद वांग कांग ने उसे सारी जानकारी दी। वांग जियान का चेहरा बदल गया और उसने अचानक डांटते हुए कहा, लू चेंजोऊ ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स स्कूल से हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि लू गोपिन की बकाया मजदूरी का जल्द से जल्द भुगतान कर दें। हमारे वांग परिवार के लिए कोई मुसीबत न खड़ी करें। वांग कांग ने इसे खारिज कर दिया। भाई, तुम किस बात से डर रहे हो? तुम तो मार्शल आर्टिस्ट हो। ये भी पक्का नहीं कि उसका दाखिला विश्वविद्यालय में होगा या नहीं। मैं क्या करूं? बस लू गोपिन को पैसे दे दूं। बाकी लोगों का क्या? कंपनी सचमुच चलती नहीं रह सकती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत पहले ही चुका देता। वांग जियान ने फटकार लगाए। तुम्हें कुछ नहीं पता। 5वें दर्जे की साधना से वह ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जरूर दाखिला पा सकता है। अगर उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो इस लड़के की प्रतिभा को देखते हुए मार्शल आर्टिस्ट बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, 3रे दर्जे का बनना तो तय है। कुछ दसियों हजार के लिए किसी गुरु को नाराज करना क्या उचित है? कानून के शासन वाले समाज में वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कानून तोड़ने वाले तुम हो। मैं तुम्हें इस मामले को सुलझाने की सलाह दे रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी भी पैसा है। मेरे मार्शल आर्ट्स हॉल को अपने साथ मत घसीटो। इस दुनिया में सबसे कम जिन लोगों को तुम नाराज करना चाहोगे वे हैं एक शीर्ष मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के छात्र। मैंने पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। क्या मैं तुमसे बेहतर नहीं जानता? वांग जियान पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे और सू शहर में मार्शल आर्टिस्टों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक प्रभावशाली समूह से परिचित थे। यदि एक दिन लू चेंजोऊ उनकी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाते तो ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा स्थापित मार्शल आर्ट्स समूह उनके वर्तमान समूह से कहीं अधिक व्यापक होता। भला कौन ऐसे व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत करेगा? ठीक है, मैं समझ गया। डांट खाने के बाद और उदास चेहरे के साथ वांग कांग को कुछ भी कहने पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो वह चुप रहता। बूढ़ा लू जिद्दी है। मैंने इस मामले को सुलझाने के लिए उसे 30,000 रुपये देने की पेशकश की, फिर भी वह अड़ियल रवैया अपनाने पर अड़ा रहा। शायद उसे ये दृढ़ता अपने बेटे से मिली है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। सुबह 11 बजे शीर्ष 32 खिलाड़ियों में से शीर्ष 16 में पहुंचने के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई। इस दौर के बाद कल के फाइनल में पहुंचने वाले 16 खिलाड़ियों का चयन हो जाएगा। बाहर हुए खिलाड़ी दोपहर में पुनर्जीवन मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें से 16 खिलाड़ी कल की प्रतियोगिता के लिए चुने जाएंगे। इस तरह कुछ क्षमता रखने वाले लोग शीर्ष 32 में जगह बनाने में सक्षम होंगे। जब ड्रॉ के परिणाम घोषित हुए तो लू चेंजोऊ थोड़ी देर के लिए रुक गई। लू चेंजोऊ फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल बनाम रिकेन जायंट एलिफेंट फाइटिंग हॉल।
रिकेन के साथ फिर से वही बुरा समय चल रहा है, उसकी किस्मत खराब है। अंदर ही अंदर लू चेंजोओ एक पल के लिए उसके लिए शोक मनाने से खुद को रोक नहीं पाए। बाद में पता चला कि विशालकाय हाथी का बेटा ही उसका जीवन भर का दुश्मन था। उनकी छठी श्रेणी की साधना को देखते हुए इस मैच में कोई अनिश्चितता नहीं थी। विश्राम स्थल पर विशालकाय हाथी रिकेटी का चेहरा उदास हो गया। लू चेंजोओ, फिर से वही क्यों? उसने तिरछी नजर से बगल में खड़ी जी शुवानटोव की ओर देखा। बूढ़ा जी खुशी से झूम रहा था। हा, किस्मत, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चाहे वो लौह तलवार का स्वामी हो या रिकेट, दोनों ही ऐसे लोग थे जिनसे बूढ़े जी को अपनी जवानी के दिनों में कुछ छोटी मोटी अनबन हुई थी। अब अपने सच्चे उत्तराधिकारी लू चेंजोऊ को इन पुराने दोस्तों पर विजय प्राप्त करते देखना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कट्टर दुश्मन को हरा दिया हो। बहुत बढ़िया। बूढ़ा जी बियर पी रहा था और एक हल्की धुन गुनगुना रहा था। इस लड़ाई से लू चेंजोऊ शहर में प्रसिद्ध हो जाएगा और वह भी इस प्रसिद्धि का आनंद उठाएगा। मंच पर लगभग 2 मीटर लंबे रिकेन की निगाहें बर्फीली थीं। वह मूर्ख नहीं था। सुबह लू चेंजोऊ का प्रदर्शन देखकर वह जानता था कि उसने 5वें रैंक से शुरुआत की थी और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन विशालकाय हाथी के पुत्र होने के नाते उसे शानदार तरीके से हारना होगा। धड़ धड़ धड़, वह मंच पर ऐसे धड़ाधड़ आया जैसे कोई प्राचीन विशालकाय जानवर पुनर्जीवित हो गया हो, जिसका वजन 250 पाउंड से अधिक था। एक दहाड़ के साथ रिकेन ने अपना विशाल हाथ नीचे की ओर एक जोरदार प्रहार किया। बुरा नहीं है, उसमें विशालकाय हाथी की आत्मा है। लू चेंजोऊ ने बात टालने या बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मन ही मन आलोचना की। रिकेन से निपटने के लिए उसे सीधे मुकाबले में हराना ही था। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और उसके शॉक सटेप से मंच कांप उठा। उसने घूमते हुए शरीर से एक जोरदार स्ट्रेट पंच मारा। उसकी दाहिनी बाह में बल की लहरें दौड़ गईं और मांसपेशियां फड़कने लगीं। अंततः वह बल उसके दाहिने हाथ में आकर समा गया। बूम! दोनों ने सरल और सीधे मुक्कों से एक दूसरे पर प्रहार किया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आडंबरपूर्ण रणनीति शामिल नहीं थी। लू चेंजोऊ ने रिकेन की विशाल हाथी जैसी ताकत को नाकाम करने के लिए हल्के से दाहिनी ओर कदम बढ़ाया, फिर मंच पर अपने पैरों को मजबूती से जमाया, अपनी दाहिनी मुट्ठी पीछे खींची और शांति से आगे देखने लगे। रिकेन तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि वह मंच के किनारे पर खतरनाक रूप से स्थिर नहीं हो गया। उसने गहरी सांस ली और दिल खोलकर हंसा। लू चेंजोऊ, आज मैं रिकेन 5th रैंक का सामना करने जा रहा हूं। जैसे ही वह मुक्का मारने के इरादे से आगे बढ़ा, उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अकल्पनीय शक्ति उसे लगातार अपनी ओर खींच रही हो, मानो उसकी हड्डियों और नसों को चकनाचूर कर देने की धमकी दे रही हो। रिकेन अनिच्छा से भरकर अपने कदम रोक दिए। उसने आकाश की ओर देखा और चुपचाप आह भरी। ये लू चेंजोऊ, वह 5वें रैंक से भी ऊपर रहा होगा। वह 6ठे रैंक का था। उसे भी डार्क फोर्स का एहसास हो चुका था, लेकिन 4थे और 6ठे रैंक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ब्लैक टाइगर डार्क स्ट्रेंथ द्वारा उसकी जायंट एलिफेंट डार्क फोर्स को कमजोर करने के बावजूद इसने भारी नुकसान पहुंचाया। अपने मार्शल आर्ट के मार्ग के लिए उन्होंने पीड़ा में कहा, मैं हार गया। तुम्हारे हाथों यह मेरी दूसरी हार है। लू चेंजोऊ, अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक दिन मैं, रिकेन, तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। उनकी आवाज दमदार और जोशीली थी, कुछ हद तक किशोर जैसी। लू चेंजोऊ के मन में रिकेन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह भी मार्शल आर्ट का विशुद्ध अनुयायी था। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और मुट्ठी बांधकर अभिवादन करते हुए कहा, तो फिर कड़ी मेहनत करते रहो। उस दिन का इंतजार करो जब तुम पवित्र प्रतिमा बन जाओगे। रिकेन उदास चेहरे के साथ मंच से चले गए और वहां मौजूद चिकित्सा दल उन्हें अपने साथ ले गया। लू चेंजोऊ ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि केवल अस्थायी रूप से रिकेन की मांसपेशियों में दर्द, सूजन और ताकत की कमी पैदा की थी। थोड़ा आराम करना ठीक रहेगा और इससे दोपहर के मैच पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक तरह की झड़प थी और इसका मकसद सही समय पर रुकना था। सबकी निगाहों का केंद्र बने लू चेंजोऊ विश्राम क्षेत्र में लौट आए। बूढ़े जी की शैतानी हंसी लगातार जारी थी। शाबाश, एक मार्शल आर्टिस्ट को ठीक इसी तरह की भावना की जरूरत होती है। मार्शल आर्ट अजेयता का मार्ग है। विनम्र लेकिन चापलूस नहीं, गर्वित लेकिन अहंकारी नहीं, फिर भी केवल मैं ही की भावना से परिपूर्ण। विशालकाय हाथी युद्धशाला को 2 बार हराने के बाद ओल्ड जी बेहद खुश था। उन्होंने जी फेयान को फोन लगाया और गर्व से कहा, आपका छोटा भाई पहले से ही शीर्ष 16 में है, बस कल के फाइनल का इंतजार कर रहा है।
जी फेयान हंसते हुए बोली, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता है। छोटे भाई की ताकत को देखते हुए मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि वह पहले स्थान पर आएगा, लेकिन शीर्ष 3 में जगह पक्की है। काश मैं उस समय वहां होती। उड़ती हुई अबाबील समुद्र में उड़ती हुई बेरोक-टोक। दर्शक दीर्घा में शी रुयू के नेतृत्व वाली चीयरलीडिंग टीम भी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि आसमान भी कांप रहा था। दर्शकों ने लू चेंझोऊ के नाम पर भी जयकारे लगाए। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति चैंपियनशिप जीतने का प्रबल दावेदार था। कमेंटेटर ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, मैं पिछले 5 सालों से कमेंट्री कर रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने किसी को लगातार 4 मैच सिर्फ एक ही मौके से जीतते देखा है। क्या लू चेंझोऊ चैंपियनशिप जीत पाएगी? हमें कल पता चलेगा। सुबह के मैच समाप्त हो गए। रिकेन अपने पिता के पीछे सिर झुकाए चल रहा था। रिकेट ने उसे डांटा नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, हार कोई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि एक बार हारने के बाद क्या तुम लू चेंझोऊ का फिर से सामना करने का साहस रखते हो। रिकेन, तुम में पवित्र प्रतिमा राजा बनने की क्षमता है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगा। आराम कर लो, दोपहर के मैचों के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन मैं पवित्र प्रतिमा राजा की मुद्रा में मंच पर लू चेंझोऊ को निष्पक्ष रूप से हराऊंगा। विशाल हाथी परिवार कभी हार नहीं मानता। अपने बेटे के साहसी शब्दों को सुनकर रिके ने मन ही मनाह भरी। लू चेंझोऊ के शांत स्वभाव को देखते हुए आने वाले मैच शायद उसके लिए अजेय साबित होंगे। उसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रिकेन को वाकई एक ऐसे लक्ष्य की जरूरत थी जिसे वह लगातार हासिल करना चाहता हो। इसलिए लू चेंझोऊ एक अच्छा निशाना था। दोपहर में जी शुवांटोग लू चेंझोऊ को पिंडजियांग हवेली में स्थित उनके आलीशान आवास तक ले गईं, और लू चेंझोऊ ने अपने माता पिता को भी देखा जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिले थे। वे उत्साह से बाहर भागे और बोले, बेटे, आज की प्रतियोगिता में तुम बहुत शानदार थे। हाँ, वाकई बहुत ताकतवर। आजकल ऑनलाइन सब तुम्हें वन पंच शियाओ लू कह रहे हैं। लू गुओपिंग ने सू शहर में आयोजित मार्शल आर्ट आदान प्रदान प्रतियोगिता से संबंधित एक वीडियो खोला और आधी टिप्पणियां लू चेंझोऊ के बारे में थी। उनकी लोकप्रियता बेजोड़ थी। लू चेंझोऊ बहुत ही शानदार है, मुक्केबाजी करते हुए फाइनल में पहुंच गया। वास्तव में एक मुक्का लू चेंझोऊ। लोग कहते हैं कि वह ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का छात्र है और शीर्ष मार्शल आर्ट्स स्कूल की प्रतिष्ठा का हकदार है। चाहे उसकी आभा हो या उसकी ताकत, वह वाकई सबसे अलग है। कल हम उसका प्रदर्शन देखेंगे। उसके अलावा कई मजबूत प्रतियोगी हैं, लेकिन उन्हें ऐसे आसान मुकाबले नहीं मिले जिन्हें एक ही मौके से खत्म किया जा सके, इसलिए उनमें लू चेंझोऊ जैसा रोमांच और ड्रामा नहीं है। ताकत की बात करें तो कुछ कहना मुश्किल है। वैसे मुझे लगता है कि लू चेंझोऊ सबसे शानदार हैं। जाहिर है उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भविष्य में उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और यहां तक कि अखिल राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में देखने के लिए उत्सुक हूं। लू चेंझोऊ ने वीडियो पर एक नज़र डाली। एक्सचेंज प्रतियोगिता से संबंधित सैकड़ों वीडियो थे जिन्हें कुल मिलाकर लाखों बार देखा जा चुका था। सबसे चर्चित वीडियो तो सू शहर के टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी शामिल हो गए थे। उसने अनुमान लगाया कि यह डोइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मार्केटिंग के लिए ट्रेंडिंग सर्च खरीदने वाला आयोजक है। लगभग हर वीडियो में लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। लू चेंझोऊ निश्चित रूप से थोड़ा खुश था। उस दौर में प्रसिद्धि का महत्व था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त रैंकिंग और लोकप्रियता भविष्य में उनके निजी प्रशिक्षणों का मूल्य बढ़ाएगी, और मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद मार्शल आर्ट्स हॉल खोलते समय छात्रों को आकर्षित करना आसान होगा। प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में उच्च रैंकिंग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अतिरिक्त अंक भी दिला सकती है। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी क्षमता का मूल्यांकन करेगा। संक्षेप में कहें तो मुठ्ठियां प्रसिद्धि और लाभ का प्रतीक थीं। बदले में प्रसिद्धि और लाभ से मुठ्ठियों को और बल मिलेगा। जी जुआनटोग मुस्कुराए और बोले, आज चाची हमारे लिए दावत बनाएंगी। चलो मिलकर अच्छा समय बिताते हैं और खाने के बाद मैं चेंझोऊ को वापस विश्वविद्यालय छोड़ दूंगी और कल फाइनल परीक्षा के लिए उसे वापस ले आऊंगी। ली जियांगहुआ ने जल्दी में कहा, शिक्षक जी, मुझे करने दीजिए, मैं खाना भी बना सकती हूँ। लू गुओपिंग ने कहा, आपको हमें कुछ करने देना होगा, वरना यहाँ रहना ठीक नहीं लगेगा। जी जुआनटोग, तुम दोनों शिष्टाचार मत बरतो। चेंझोऊ फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल का हीरो है। उसकी प्रसिद्धि ही हॉल की प्रसिद्धि है। तुम हीरो के माता पिता हो। अगर तुम्हें सच में कुछ करने की जरूरत महसूस हो तो आंटी की रसोई में मदद कर दो।
बुजुर्ग दंपति खुशी खुशी काम पर चले गए। धन्यवाद गुरुजी, जब मैं विश्वविद्यालय में रहूंगा तो मैं उन्हें वहां ले आऊंगा। लू चेंझोउ ने अपने माता पिता की ओर देखा, जिनकी मनोदशा में काफी सुधार हुआ था, और कृतज्ञता महसूस की। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको अपने परिवार से मिलवाता हूँ। गुरुजी लू चेंझोउ को प्रशिक्षण कक्ष में ले गए। एक परिपक्व और सौम्य स्वभाव वाली, घुंघराले बालों वाली महिला स्वर्गीय ढेर का अभ्यास कर रही थी। उनकी वास्तविक आयु 50 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उच्च साधना और अच्छे रखरखाव के कारण वे 30 वर्ष की प्रतीत होती थी। उनकी तुलना में लगभग 40 वर्ष की लिशियांग हुआ अधिक उम्र की दिखती थी। गुरुजी ने गला साफ किया और कहा, चेंझोउ, ये तुम्हारे गुरु की पत्नी है, ये भी 9वें दर्जे की साधना में है। हमारी मुलाकात ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुई थी। बाद में जब तुम्हें समय मिले तो तुम भी अपने लिए एक साथी ढूंढ सकते हो। लू चेंझोउ ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार स्वामी जी की पत्नी। महिला मुस्कुराए और जवाब दिया, चेंझोउ, मैंने अक्सर ओल्ड जी को तुम्हारी तारीफ करते सुना है। तुम वाकई बहुत होशियार और जोशीले नौजवान हो। फाइनल में पहुंचने पर बधाई। क्या तुम्हें कल के लिए आत्मविश्वास है? मुझमें विश्वास है। जी फेयान अक्सर मुझे फोन करती है और तुम्हारे बारे में बात करती है, कहती है कि तुम्हारी ताकत उसकी कुछ विश्वविद्यालय की सहपाठियों से कम नहीं है। ये दुख की बात है कि वह लड़की उतनी लगन से अभ्यास नहीं करती। लू चेंझोउ की मेहनत स्थानीय क्षेत्र में सर्वविदित थी। दोपहर के समय एक आलीशान बैठक कक्ष दर्जनों व्यंजनों से भरा हुआ था, और जी शुवांतोव ने सभी को बैठाया और लू चेंझोउ के लिए एक उत्सव भोज का आयोजन किया। चीजों को सही तरीके से करना जानने वाले बूढ़े जी ने माहौल के चरम पर पहुंचते ही शैंपेन की बोतल खोल दी। चाय का कप लिए शिरुयू खड़ी हुई और मुस्कुराए। आइए, कल के फाइनल में हमारे छोटे भाई की सफलता के लिए शुभकामनाएं दें। आपका मार्शल आर्ट खूब फले फूले। लू चेंझोउ ने शराब की जगह चाय ली और ईमानदारी से कहा, मेरे शिक्षक और गुरु की पत्नी को धन्यवाद और मेरे वरिष्ठों को भी धन्यवाद। भविष्य में मैं चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करूं या न करूं, फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल में सभी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े जी ने दिल खोलकर हंसा। मेरे शिष्य के इस शब्द से मुझे राहत मिली है। भोजन के बाद जी शुवांतोव लू चेंझोउ को वापस विश्वविद्यालय ले गए। फिर वे जिम गए ये देखने के लिए कि क्या डू पुनरुत्थान मैच में वापसी कर सकता है। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल। चेंझोउ की वापसी हो गई है। यार, क्या वो एक ही मुके में ढेर होने वाला शियाओ लू नहीं है? हा। जैसे ही वह कक्षा में लौटा, वह शोरगुल से भर गई। लियू हुआन के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह ने उपहास करना शुरू कर दिया। लू चेंझोउ ने कहा, क्लास मॉनिटर, क्या आप मुझे आज सुबह के अपने नोट्स दे सकते हैं? मुझे क्लास में हुई पढ़ाई को कवर करना है। बिल्कुल, आप सचमुच कभी आराम नहीं करते हैं ना? शीतकालीन परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और लिखित परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण हैं। लू चेंझोउ के उस एक वाक्य को सुनते ही कई सहपाठी चुप हो गए। सच में 2 महीने में उनमें से कुछ को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मार्शल आर्ट स्कूल की निष्कासन प्रक्रिया वाकई क्रूर थी, लेकिन विश्वविद्यालय की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। विश्वविद्यालय तो असली नरक था। धिक्कार है, पढ़ाई करो। चेंझोउ के हमारे क्लास में होने से ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसके यहाँ होने से जब भी मैं थोड़ी देर के लिए भी पढ़ाई में ढिलाई करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए बेहतर यही है कि मैं पढ़ाई में जुट जाऊं। छात्रों को अब लू चेंझोउ को चिढ़ाने का मन नहीं करता था। ... रात का समय। पिंगजियांग हवेली में लू गुओपिंग मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। अब तक वह आखिरकार बुनियादी मुक्केबाजी में शुरुआती स्तर तक पहुंच चुका था, और पिछले 6 महीनों के अभ्यास के कारण उसका QE ब्लड वैल्यू 0.81 तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य सीधा साधा था, सिर्फ 1 को पार करना ही काफी था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे जरा भी समझ नहीं थी। उनकी तुलना में ली जियांगहुआ कहीं बेहतर थी। ली जियांगहुआ का भी एक सपना था, वह भी चाहती थी कि उसका ची ब्लड वैल्यू 1 से ऊपर हो जाए, जिससे उसका शरीर मजबूत हो जाए। उसका लक्ष्य 100 साल तक जीना हो, और वह अपने बेटे को अखिल राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के मंच पर नाम कमाते हुए देखना चाहती हो। लू गुओपिंग का फोन बजा। अरे बूढ़े लू, आजकल तुम कहाँ काम कर रहे हो? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज वांग कांग की थी। ये सुनकर लू गुओपिंग का गुस्सा भड़क उठा। वांग कांग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द मुआवजा चुका दें ताकि हम अच्छे संबंधों के साथ अलग हो सके, अन्यथा जब अदालत इसे लागू करेगी तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
उसका लहजा सख्त था, लेकिन वह जानता था कि पैसा वापस पाना मुश्किल होगा। वांग कांग जैसे व्यक्ति, जो कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों का एक क्लासिक उदाहरण थे, उनके पास कर्ज से बचने के कई तरीके थे। उसे वास्तव में उन दसियों हजार युआन की जरूरत नहीं थी, इससे उसे बस चिढ़ होती थी। ली जियानगुआ ने कहा, देखो, फिर से गुस्सा हो गए। गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हमें पैसे वापस नहीं मिल सकते तो चलो इसे भूल ही जाते हैं। हमें इस व्यक्ति के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। फोन काट दो। लू गुओपिंग को लगा कि उसकी बात में दम है और वो फोन रखने ही वाली थी। वान कांग की अनिच्छुक आवाज सुनाई दी, रुको बूढ़े लू, अगर मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूं तो क्या होगा? लू गुओपिंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर गुस्से से बोला, इस बार तुम कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? कोई चालबाजी नहीं। मैं बिना कोई बहाना बनाए ये स्वीकार करता हूं कि मैंने पहले आपके साथ गलत किया था। मैं पहले कंगाल था, लेकिन अब जब मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आपको चुकाऊंगा। क्या आप अन्य कर्मचारियों को भी भुगतान कर रहे हैं? तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? मुझे है, लू गुओपिंग ने जोर से कहा। वांग कांग, अगर तुम सच में इसे चुका देते हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अंतरात्मा बची रहेगी। उसके बाद उसने फोन काट दिया। इसके कुछ ही समय बाद उनके मोबाइल फोन पर एक जमा राशि के बारे में संदेश आया। आपके खाते में, जिसका नंबर 3458 पर समाप्त होता है, 68,400 युआन जमा हुए हैं। लू गुओपिंग ने कई बार जांच की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह असली है। वो हंसा। वांग कांग ने आखिरकार पैसे लौटा दिए, उसे अंततः अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। उनके लिए यह एक अप्रत्याशित खुशखबरी थी। ली जियांगहुआ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, उसने चेंजोऊ के मैच का वीडियो देखा होगा, उसे एहसास हुआ होगा कि हमारा बेटा एक दुर्जेय मार्शल आर्टिस्ट है, भविष्य का मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर है, इसलिए वह डर गया। लू गुओपिंग ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है। अंततः सब कुछ ताकत पर ही निर्भर करता है। ताकत सब कुछ सही कर देती है। मार्शल आर्ट के युग में यदि आपकी मुट्ठियां काफी मजबूत हैं तो आपके तर्क भी मजबूत होंगे। अगर उनके बेटे ने ऐसी प्रतिभा न दिखाई होती तो उनका साधारण परिवार वांग कांग जैसे धनी और प्रभावशाली निकम्मे व्यक्ति के खिलाफ चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस विचार पर लू गुओपिंग ने जोश से कहा, पढ़ाई करना, ये सब बकवास है। आदमी को मुक्केबाजी का अभ्यास करना चाहिए। ली जियानगुआ चौंका, तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो? पहले बेसिक बॉक्सिंग में महारत हासिल करो। टाइगर स्प्रिंग जिले में शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल में वांग कांग ने अपने चेहरे पर एक अप्रिय भाव लिए हुए फोन काट दिया। उनके बगल में खड़े वांग जियान से एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वांग कांग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कांपने लगा। भाई, मुझे अब और मत डराओ। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं अपनी गलती मान लूं? वांग जियान ने अपनी आभा समेट ली और ठंडे और भावहीन स्वर में कहा, मैं भी लापरवाह था, मैं तुम्हारे बचपन के जिद्दी स्वभाव को भूल गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा। और शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल के नाम का इस्तेमाल करके अवैध गतिविधियों में शामिल मत होना। बड़े भाई के तौर पर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। अगर तुमने मुझे कोई परेशानी दी तो मैं तुम्हें खुद जेल भेजने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। मैं समझ गया भाई। कृपया मेरे भतीजे के सामने थोड़ा सम्मान दिखाएं। वांग कांग ने पास ही खड़े वांग ही की ओर देखा और अपनी आंखों से विनती भरी निगाहों से उसे देखा। वांग जियान ने अपने बेटे की ओर देखा और जोश से भरी आवाज में कहा, मैं चाहता था कि वह ये देखे। वांग हे, ये याद रखना, हमारा वांग परिवार कभी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित वंश था। भले ही हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वांग परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो। बलवान ही बलवान पर प्रहार करता है। यही अधिक शक्तिशाली बनने का सच्चा मार्ग है। कमजोर पर प्रहार करने से तुम्हारी मार्शल आर्ट रुक जाएगी, प्रगति नहीं होगी और तुम स्वयं अपना विनाश करोगे। वांग ही ने सिर हिलाया और सीधे सीधे कहा, पिताजी, मैं समझ गया। मैं अपने चाचा जैसा नहीं बनूंगा। वांग कांग को गुस्से की एक लहर सी महसूस हुई, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वांग जियान ने उसकी ओर देखा और कहा, अब आप जा सकते हैं। वांग कांग को ऐसा लगा जैसे उसे राहत मिल गई हो और वह मार्शल आर्ट हॉल से निकल गया। उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी और उसने मन ही मन कहा, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ये तो बस तुम्हारी किस्मत है। अगर मेरी हड्डियां तुम्हारी तरह मध्यम आकार की होती तो मैं अब तक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका होता।
वांग जियान के प्रति लंबे समय से चली आ रही ईर्ष्या और द्वेष उसी क्षण फूट पड़ा। वान कांग अपनी कार में बैठा और आगे गहरी अंधेरी रात में तेजी से निकल गया। रात का समय था। लू चेंझो ने ड्रैगन एंड टाइगर हेवनली पाइल का अपना 2 घंटे का दर्दनाक सत्र पूरा किया। उसने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल 11वां AQ पॉइंट खोला गया। AQ पॉइंट्स को खोलना कठिन होता जा रहा है और इस बार इसमें और भी अधिक दिन लग गए। सभी 720 AQ पॉइंट्स को खोलना वास्तव में स्वर्गारोहण जितना कठिन है और 7 बंधनों को तोड़ना तो और भी चुनौतीपूर्ण है। होक्सी AQ पॉइंट के खुलने के साथ ही रहस्यमय शक्ति की धाराएं उसके शरीर में प्रवाहित होने लगीं, जिससे लू चेंझो के QE रक्त में थोड़ी वृद्धि हुई। कल की प्रतियोगिता और भी अधिक आशाजनक लग रही है। लू चेंझो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी सुनने की क्षमता में सुधार हुआ है। खिड़की के बाहर रात की हवा में कीड़ों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो रात के अंधेरे में भी उनकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक तेज थी, मानो किसी बाघ की तरह। बाघ एक भयंकर रात्रिचर जानवर है। होक्सी AQ पॉइंट को खोलने से सुनने की क्षमता बढ़ती है, दृष्टि और रात्रि दृष्टि मजबूत होती है, जो युद्ध के लिए अत्यंत लाभकारी है। वास्तव में यह 8 मेरिडियनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। लू चेंझो बहुत खुश था। कल की प्रतियोगिता से लौटने के बाद वह अपने गुरु से 12वें AQ पॉइंट के लिए पाइल स्किल सीखने जाएगा। सबसे अधिक AQ पॉइंट्स खुल चुके लियू हुआन से वह अब ज्यादा पीछे नहीं था। अगले दिन भोर से पहले जैसे ही आकाश में हल्की रोशनी होने लगी, लू चेंझो बिस्तर से उठकर टाइगर गार्डन में अपनी मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास करने लगा। वह पर्वत पार करने वाले शरीर में पूर्णता प्राप्त करने और इस दिव्य मार्शल तकनीक के प्रभावों को देखने के लिए उत्सुक था। मुक्केबाजी का अभ्यास करने और नाश्ता करने के बाद जी शुवानटोग उसे लेने आए। मिलते ही मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, कल डू ने अच्छा प्रदर्शन किया, वास्तव में एलिमिनेशन राउंड में वापसी की। हाँ, कम से कम वह टॉप 32 में तो पहुंच ही गया है, जो एक सम्मानजनक स्थान है। लू चेंझो भी मुस्कुराई। ये बहुत अच्छी खबर है। इस प्रतियोगिता से फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल को सू शहर के शीर्ष 10 में स्थान मिलेगा, जिससे व्यापार में जबरदस्त वृद्धि सुनिश्चित होगी। हाँ, बस तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने का इंतजार कर रहा हूँ। ओल्ड जी ने लू चेंझो को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसी क्षण लियू हुआन और उसके कुछ सहपाठी स्कूल के गेट की ओर दौड़ पड़े। वह चिल्लाया, चेंझो, देखते हैं तुम पहला स्थान कैसे हासिल करते हो। टाइगर टीथ गल हंस पड़ी। तुम और झांग शुशुन हमारी कक्षा की आखिरी उम्मीद हो। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाए। ड्रैगन सिटी दुनिया का नंबर 1 शिक्षक हॉन फू भी इस उत्साह में शामिल होने के लिए आए। बच्चे, उन्हें बाघ रूप की भयंकरता दिखाओ और सबको नॉकआउट कर दो। आसपास की अजीब सी भनभनाहट के बीच से वान गैंग की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। जब संदेह हो तो मार्शल आर्ट्स में क्रॉस ट्रेनिंग करें। इन सभी लोगों को देखकर जी शुवानटोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शायद उन्हें अपने युवा दिनों की याद आ गई। कौन ऐसा है जो कभी जवान और जोशीला नहीं रहा हो? लू चेंझो ने मुट्ठी बांधकर भीड़ को प्रणाम किया और आत्मविश्वास से कहा, सब लोग मेरी विजयी वापसी का इंतजार करो। सू सिटी व्यायामशाला। आज युवा वर्ग प्रतियोगिता का अंतिम दिन था। कल के मुकाबलों का प्रचार पर शानदार प्रभाव पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि लिटिल लू विद वन पंच ने अधिक दर्शकों को आकर्षित किया और आयोजकों ने खुशी खुशी कुछ हजार अधिक टिकट बेच दिए। एक विशेष VIP क्षेत्र में दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सू सिटी शाखा के प्रमुख चेन ये सू सिटी के मार्शल आर्ट सकल और राजनीतिक क्षेत्र के बड़े दिग्गजों के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। सू सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष युआन जियानबो भी वहां मौजूद थे और चेन ये जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को भी उनके आसपास अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। सू शहर के युआन परिवार के मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर युआन जियानबो, जो व्हाइट एप फिस्ट के संस्थापक थे, सू शहर के कुछ गिने चुने स्थानीय ग्रैंड मास्टरों में से एक थे और पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में आजीवन प्रोफेसर रहे। चेन ये ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रतियोगिता ने वाकई कई उत्कृष्ट युवाओं को सामने लाया है। आपकी युआन फैमिली मार्शल आर्ट्स अकादमी के युआन जिदान, फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के लू चेंझो, शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल के वांग हे, ये सभी भविष्य के मार्शल आर्टिस्ट बनने के उम्मीदवार हैं। सू शहर सचमुच असाधारण लोगों से समृद्ध भूमि है। युआन जियानबो ने उत्तर दिया, सच कहूं तो लू चेंझो के अलावा बाकी लोग उतने प्रभावशाली नहीं हैं। चेन ये ने चापलूसी की। ग्रैंड मास्टर युआन विनम्रता दिखा रहे हैं। मुझे लगता है युआन जिदान भी काफी उल्लेखनीय है।
एक प्रतिष्ठित परिवार के वंशज होने के बावजूद उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही 5वीं रैंक हासिल कर ली, जबकि उनकी जड़ें निम्न वर्ग में हैं। ग्रैंडमास्टर ने अधीरता से कहा, ठीक है, चापलूसी बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा निर्णय मुझसे बेहतर है? लू चेंझोऊ छठे रैंक तक पहुंच चुका है और यह व्यक्ति तो केवल 1 साल से थोड़ा अधिक समय से ही मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा है। युआन जिदान, जिसने बचपन से ही युआन परिवार के संसाधनों का लाभ उठाया है और अपनी सफलता के बाद पूरा समर्थन प्राप्त किया है, फिर भी एक साधारण युवक के 1 साल के प्रयास के बराबर नहीं है। दोनों अतुलनीय हैं। चेन ये, आप एक व्यवसाय हैं और स्वाभाविक है कि आप चतुर हैं। लेकिन भविष्य में आपको मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से अवश्य ही निपटना होगा। मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्ग के प्रति समर्पित और दृढ़ निश्चयी होते हैं। हम घुमावदार तरीकों को पसंद नहीं करते। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जूनियर ने बहुत कुछ सीखा है। मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह रहा हूं। चेन ये ने समझदारी से चुप रहते हुए मन ही मन सोचा। लू चेंझोऊ को तो एक ग्रैंड मास्टर भी बहुत सम्मान देते हैं। भविष्य में मार्शल आर्टिस्ट बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगता है कि मुख्यालय को इसकी सूचना देना और उनकी छवि को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत में ही निवेश करना संभव है। इससे सू शहर में हमारी कंपनी के विकास में मदद मिलेगी। इस युग में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू अक्सर मार्शल आर्टिस्टों के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। दाओइस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिवाइन मार्शल टेक्नोलॉजी, मार्शल मेडिसिन फैक्ट्री नंबर 6 और स्ट्रॉन्ग मार्शल फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां, जो मुख्य रूप से मार्शल आर्टिस्टों को सेवाएं प्रदान करती हैं, विशेष रूप से इस मामले में महत्वपूर्ण है। दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थापक भी ब्रेकथ्रू 5 रेस्टोरेंट्स के अभ्यासी थे। ली ताइशेंग, हंसता हुआ स्वागत। ली ताइशेंग, शाही राजधानी में स्थित मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक। शाही राजधानी के मार्शल आर्ट्स जगत में एक बड़ा नाम। चेन ये बेहद उत्साहित थे क्योंकि दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था पूरे देश में मार्शल आर्ट्स अकादमी के आदान प्रदान प्रतियोगिताओं का आयोजन करती थी, ताकि निम्न वर्ग के लोगों में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एंजल इन्वेस्टमेंट के जरिए खोजा जा सके। हर साल वे लू चेंझोऊ जैसे प्रतिभाशाली लोगों को उनकी प्रतिभा के अनुसार कुछ निश्चित प्रायोजन राशि प्रदान करते थे। आमतौर पर प्रायोजन की पहली किस्त ज्यादा नहीं होती थी, बल्कि यह एक तरह से सभी को शामिल करने जैसा था। अगर कोई इस दौरान असाधारण प्रदर्शन करता था तो वे तुरंत राशि में बदलाव करते थे और भविष्य के प्रतिभाशाली लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए निवेश बढ़ाते थे, जिससे कंपनी के संचालन को लाभ होता था। बाकी क्षेत्र। लू चेंझोऊ ने आज के अंतिम मुकाबलों की सूची देखी। अरे, रिकेन ने वापसी कर ली है और लियू क्वानहाई ने भी। जी जुआनटोव ने हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, अगर आपकी मुलाकात फिर से रिकेन से हो जाए तो ये दिलचस्प होगा। बा हेजिंग लियूटोंग लियू क्वानहाई का अनुरक्षण करते हुए यात्रा के लिए आए। बुरा नहीं है बूढ़े जी, आपको तो खजाना मिल गया है। लियूटोन को बेहद ईर्ष्या हो रही थी, हालांकि उसका भतीजा लियू क्वानहाई भी बुरा नहीं था, लेकिन लू चेंझोऊ की तुलना में इसका जिक्र न करना ही बेहतर है। जी जुआनटोव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्वानहाई भी काफी प्रभावशाली है। दोनों के बीच शिष्टाचार का आदान प्रदान होने के बाद लू चेंझोऊ ने अखाड़े में प्रवेश किया। चेंझोऊ, आगे बढ़ो, शी रुयू ने स्टैंड से जयकार की। उस समय स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह उल्लेखनीय रूप से अधिक था। वन पंच जियो लू चेंझोऊ, कमेंटेटर ने उत्साह से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या लू चेंझोऊ सिर्फ 5 मुक्कों से एक किंवदंती बना सकते हैं और शीर्ष 16 में जगह बना सकते हैं। मंच पर मिंग शे मार्शल आर्ट्स हॉल, ली मिंग सर्प रूपी मुक्के में कुशल। ये प्रतिद्वंदी छोटे बालों वाली एक लड़की थी जो चौथे स्तर की सर्वोच्च साधना अवस्था में थी। वह लियू क्वानहाई और डू के साथियों की तुलना में कुछ हद तक अधिक शक्तिशाली थी। कृपया, लू चेंझोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे बालों वाली लड़की पानी में रेंगते हुए सांप की तरह फुर्ती से चलती हुई कुछ ही कदमों में लू चेंझोऊ के पास पहुंच गई। लू चेंझोऊ की करीबी लड़ाई की कुशलता से भलीभांति परिचित होने के कारण उसने दूरी बनाए रखने का विकल्प चुना, उसका ध्यान भटकाने के लिए छल कपट का इस्तेमाल किया और विषैले सांप की तरह वार करने के लिए सही मौके का इंतजार किया। लू चेंझोऊ ने अपनी स्थिति संभाली और सभी परिवर्तनों के प्रति अटूट तत्परता के साथ प्रतिक्रिया दी। लगभग 15 सेकंड इंतजार करने के बाद भी छोटे बालों वाली लड़की पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसलिए लू चेंझोऊ ने पहल करने का फैसला किया, अपने पैरों से जमीन पर टैप करते हुए 3 कदम में उसके सामने आ गया। सांप गड्ढे में घुस गया। लड़की ने अपना वार किया, उसकी पीली हथेली सीधे लू चेंझोऊ के गले की ओर थी।
लू चेंझोऊ के बाएं हाथ ने फिर से उसके हाथ को जकड़ लिया। इस जबरदस्त बल के कारण लड़की के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और अगले ही पल शक्ति से भरी उसकी दाहिनी हथेली उसके सपाट सीने पर दब गई। इन 8 तकनीकों में से एक थी फांसी देना, किसी को मारना, किसी तस्वीर को लटकाने जैसा था। बूम! लड़की पीछे की ओर उड़ती हुई मंच से नीचे गिर गई। लू चेंझोऊ कुछ हद तक ऊब गया था। वो बहुत भाग्यशाली रहा था क्योंकि उसका सामना 15 या उससे अधिक 5वें रैंक के दावेदारों में से एक से भी नहीं हुआ था, जिससे उसे ठीक से वार्म अप करने का मौका नहीं मिला था। एक और एक पंच की जीत, कमेंटेटर ने उत्साह से मुट्ठी भींचते हुए कहा। दर्शक दीर्घा में बैठे अनगिनत लोग खुशी से खड़े हो गए। ये किस तरह का मुकाबला है? क्या हम शियाओ लू के लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी ढूंढ सकते हैं? वो हथेली से किया गया वार तो कमाल का था। लू चेंझोऊ बिना किसी बाधा के शीर्ष 16 में पहुंच गईं। वहीं डू लियू क्वानहाई और झांग शुशुन का भाग्य साथ नहीं दिया और उन्हें 5वीं रैंक के प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वे शीर्ष 32 में ही रुक गए। इसके विपरीत रिकिन भाग्यशाली था क्योंकि उसका सामना 4थे रैंक के प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। एक कठिन मुकाबले के बाद वह संयोगवश शीर्ष 16 में पहुंच गया। शीर्ष 16 में से लगभग सभी 5वें स्थान पर हैं। लू चेंझोऊ नाली में गिरने से बचने के लिए और भी अधिक सतर्क हो गया। जल्द ही उनका प्रतिद्वंदी सामने आ गया। युआन जिदान, युआन परिवार के मार्शल आर्ट्स हॉल से। युआन परिवार का सदस्य हेन्ना युआन जिगान के इस व्यक्ति के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। कुलीन परिवार प्राचीन काल से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। उनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और रक्त संबंध वास्तव में काफी दूर के थे। अधिकतर समय परिवार की पहचान वंशावली पुस्तक के आधार पर की जाती थी और कहा जाता था कि आंतरिक और बाहरी शाखाओं के बीच भी अंतर होता था। मंच पर कदम रखते ही युआन जिदान की आंखों में युद्ध का जोश भर गया और उन्होंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे एक अच्छा प्रतिद्वंदी मिल गया। यहाँ तक का उनका सफर भी बेहद विजयी रहा। हालांकि उन्होंने तुरंत जीत हासिल नहीं की, लेकिन उन्हें लू चेंझोऊ से कमजोर होने का एहसास नहीं हुआ। बस उनके प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर थे। लू चेंझोऊ में भी ताकत थी, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना किस्मत की बात थी। कृपया, लू चेंझोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुट्ठी पर नजर रखो। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद दोनों तीर की तरह एक दूसरे की ओर दौड़े। युआन जिदान ने वन पार करने की तकनीक का प्रयोग करते हुए फुर्तीले बंदर का रूप धारण कर लिया। उसने द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक बंदर राजा हथेली का प्रयोग किया। चपलता और उग्रता का मिश्रण। लू चेंझोऊ की बाघ जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके गले से अनजाने में बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकली, जिससे बाघ रूप की ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई और वानर राजा की आभा दूर हो गई। बाघ जानवरों का राजा है। बंदर राजा पर्वत पर कब्जा कर रहा है। युआन जिदान एक छलांग के साथ आगे बढ़ा, मानो कोई महान ऋषि आकाश में उड़ रहा हो। उसका दाहिना घुटना भाले में बदल गया और उसने लू चेंझोऊ के जबड़े पर वार किया। उसकी भुजाएं तलवारों की तरह लू चेंझोऊ के चेहरे की ओर बढ़ी, मानो वह शुरू से ही उसे खत्म करने के इरादे से आया हो। वह एक ही चाल में विजेता का फैसला करना चाहता था, तथाकथित वन पंच शाओ लू को हराकर। इससे उसे उपलब्धि का और भी अधिक एहसास होगा। वीआईपी व्यूइंग रूम में चेन ये ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। ठंडा ग्रैंड मास्टर युआन ये सब देख नहीं पा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, धिक्कार है, तुम हार गए। जब किसी बराबरी के शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना हो तो सबसे पहले दुश्मन की रणनीति और कमजोरियों को समझना और उसके अनुसार ढलना जरूरी है। शुरुआत से ही जोखिम भरा दांव खेलना किस्मत के भरोसे जुआ खेलने जैसा है। ग्रैंड मास्टर युआन को युआन परिवार के इस शिष्य से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं। टकराना। मंच से एक जोरदार धमाका हुआ। लू चेंझोऊ ने अपनी दाहिनी भुजा को बलपूर्वक मोड़ा और कोहनी से नीचे की ओर प्रहार किया। उनकी छठी श्रेणी की काली शक्ति फूट पड़ी और युआन जिदान के सबसे शक्तिशाली घुटने के प्रहार को आश्चर्यजनक रूप से ध्वस्त कर दिया। एक क्षेत्र पर प्रहार करने से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ा, जिससे युआन जिदान के हथेली के प्रहार तुरंत ही निष्क्रिय हो गए और लू चेंझोऊ के शरीर पर कमजोर पड़ गए, जिन्हें उनकी छठी श्रेणी की शक्ति और उनके दीर्घकालिक क्रॉस ट्रेनिंग शरीर ने आसानी से बेअसर कर दिया। भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी अर्हत कौशल का प्रयोग न किया हो, फिर भी उनका क्रॉस ट्रेनिंग शरीर सामान्य लोगों से कहीं अधिक उन्नत था और उनके शरीर की सतह पर मौजूद हरी झिल्ली शाकाहारी नहीं थी। कोहनी घुटने जितनी अच्छी नहीं होती, इसका आधार यह है कि दोनों पक्षों की शारीरिक क्षमता लगभग बराबर हो। युआन जिदान ने अपना घुटना पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। स्टैंडों में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था।
दर्शकों को पता था कि युआन ज़िदान भी चैंपियनशिप के प्रबल दावेदारों में से एक थे। हर कोई ड्रैगन और टाइगर के बीच एक भयंकर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लड़ाई की शुरुआत जैसी हुई थी वैसे ही उसका अंत भी हो जाएगा, जब लू चेंजो ने एक ही वार में अपने दुश्मन को फिर से ढेर कर दिया। क्या वह सचमुच सिर्फ 16 साल का है? कमेंटेटर भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चिल्लाया, लू चेंजो जीत गया, एक ही मुक्के से, ये तो अविश्वसनीय है। जयकारे लहरों की तरह उमड़ पड़े। यह अब भी एक ही मुक्के में जियाओ लू को हरा देगा। इतना ठंडा, एक ही मुक्के की ताकत, सीधे टॉप 8 में। वहां और कौन है? यदि पहले के मुकाबले कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के साथ हुए थे, तो इस बार कुलीन परिवार के वंशज युआन ज़िदान, जो अपने चरम पर 5वें रैंक के थे, एक ही चाल में हार गए। इस तरह की जबरदस्त शक्ति, भले ही लू चेंजो 6ठे रैंक के थे, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि वह न केवल बलवान थे, बल्कि उनकी युद्ध कौशल, अनुभव और अन्य सभी पहलू उनके प्रतिद्वंद्वियों से श्रेष्ठ थे। चिकित्सा दल मंच पर पहुंचा और अनिच्छुक युआन ज़िदान को नीचे उतारा। कुलीन परिवार के इस वंशज ने लू चेंजो को घूरते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल है क्या? अगर मौका मिला तो मैं आपसे मुकाबला करने जरूर आऊंगा। वह अनिच्छुक था और उसने चैंपियनशिप जीतने के बाद देने वाले अपने विजय भाषण के बारे में भी सोच रखा था। वह हजारों लोगों के सामने अपना नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सफर शीर्ष 16 में ही समाप्त हो गया। लू चेंजो ने कुछ नहीं कहा, मुड़ी और मंच से चली गई। विश्राम कक्ष में जी शुवानटोंग तब तक हंसता रहा जब तक उसका मुंह बंद नहीं हो गया। हा, क्या चाल है! भयंकर बाघ पहाड़ में घुसकर वानर राजा को भगा रहा है। निःशुल्क PS पाठकों के सुझावों के अनुसार 5वें रैंक की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाम को बदलकर मार्शल आर्ट्स ग्रेट ग्रैंडमास्टर कर दिया गया है। यदि ओल्ड तियान बाद में अपनी लेखन शैली के कारण मार्शल आर्ट्स सम्राट लिख देते हैं, तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में इसका उल्लेख करें। लू चेंजो अपनी सीट पर वापस बैठ गया, गहरी सांस ली और इंतजार करने लगा। अगले मुकाबलों में रिकेन का सामना 5वें रैंक के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हुआ। मंकी फॉर्म फिस्ट में माहिर दुश्मन के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद अंततः वह हार गया और इस चरण में ही बाहर हो गया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस स्तर की प्रतिस्पर्धा में जगह हासिल करना ही बुरा नहीं है, रिकेट ने प्रोत्साहित किया। धन्यवाद पिताजी, मैं और भी अधिक लगन से साधना करूंगा। रिकेन बैल की तरह हौंफते हुए आने वाले मैचों को देखता रहा। वह देखना चाहता था कि क्या लू चेंजो एक ही झटके में ताज जीत सकता है। उसे उम्मीद थी कि वह जीत जाएगा। वसंत और शरद ऋतु, सदा परिवर्तनशील 4 ऋतुएं, कोई निश्चितता नहीं। वांग हे की हथेलियां तेजी से हिली, उनकी आवाज गरज उठी क्योंकि हथेलियां चटकने और टूटने की आवाज कर रही थीं, और 10 चालों का सामना करने के बाद उन्होंने बल का प्रयोग करते हुए पलटवार किया और अपने 5वें रैंक के प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ा दिया। शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल, वांग हे, विजयी। एक मार्शल आर्टिस्ट के बेटे के योग्य, इतनी प्रभावशाली दमनकारी शक्ति, संयम बनाए रखते हुए शीर्ष 8 में जगह बनाई। उद्घोषक ने वांग हे की जीत की घोषणा की। अब शीर्ष 8 का चयन हो चुका था, सभी 5वें स्तर के साधक थे। कहा जा सकता है कि येसु शहर के निम्न वर्ग के साधकों में सर्वश्रेष्ठ थे। प्रत्येक को तात्कालिक ज्ञानोदय का अनुभव था, और चेंजो को छोड़कर अधिकांश अन्य प्रतियोगी उच्च कोटि के पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे। अन्यथा उनके लिए 18 वर्ष की आयु से पहले 5वें स्तर तक पहुंचना असंभव होता। शीर्ष 4 में पहुंचने वाले शीर्ष 8 खिलाड़ियों के बीच मुकाबले शुरू हुए, और लू चेंजो के प्रतिद्वंद्वी जियांगनान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वर्ग के 17 वर्षीय 5वें रैंक के शिखर मास्टर कियान मिंग थे। अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को देखते हुए कियान मिंग ने लू चेंजो को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और लू चेंजो के कौशल की गहराई को परखने के लिए शुरुआती हमले किए। लू चेंजो ने अंततः अपना दूसरा, फिर तीसरा और 5वें हमले में लोचफिस्ट का अभ्यास कर रहे अपने प्रतिद्वंदी को हवा में उड़ा दिया। कियान मिंग को बधाई, उन्होंने आखिरकार लू चेंजो के एक मुक्के से जीत के मिथक को तोड़ दिया। ये साबित करता है कि द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट भी आश्चर्यजनक प्रभाव डाल सकती है। लोचफिस्ट, जिसकी उत्पत्ति जियांगनान के जलनगरों के मछुआरों की जंगली मुट्ठी तकनीकों से हुई है, चकमा देने और उलझाने में माहिर थी। इसमें निपुणता हासिल करने पर व्यक्ति लोच मछली की तरह फिसलन भरा हो जाता था। लू चेंजो का सामना पहली बार ऐसे मुक्केबाजी के दांव पेच वाले दुश्मन से हुआ था। शायद वह स्वेलो फॉर्म का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को जल्दी हरा सकता था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी जब तक कि उसे जीत हासिल हो जाती।
वह मुस्कुराया और बोला, मुक्केबाजी की एक दिलचस्प तकनीक। कियान मिन को लू चेंझोउ से मिली हार पर शर्म नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा और हंसते हुए बोले, मैंने खुद को शर्मिंदा कर लिया है, और थोड़ी देर बाद मंच से चले गए। आपने काफी अच्छा मुकाबला किया। भाई लू, चलो मंच के बाहर एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। कोई बात नहीं, मार्शल आर्टिस्ट मुक्कों के जरिए दोस्त बनाते हैं। पहले मित्रता, फिर प्रतिस्पर्धा। मार्शल आर्ट का मार्ग लंबा है। क्षणिक प्रसिद्धि और धन के लालच में पड़कर किसी साथी मार्शल आर्टिस्ट की दीर्घकालिक मित्रता खो देना बुद्धिमानी नहीं होगी। और इस तरह अंतिम 4 खिलाड़ियों के नाम सामने आए। खेल हॉल की 4 बड़ी स्क्रीनों पर 4 आकृतियां दिखाई दी। लू चेंझोउ, वांग हे, सू चेन, जू जियूटिन। अन्य 2 में से एक कुनलुन हाई स्कूल से और दूसरा ड्रैगन एंड टाइगर अकादमी से है। अंत में ये मुकाबला फांगशान के प्रसिद्ध स्कूलों के बीच ही रहा। पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक भी स्कूल फाइनल में नहीं पहुंच सका, जो शीर्ष स्तर के मार्शल स्कूलों के स्पष्ट प्रभुत्व को दर्शाता है। विश्राम क्षेत्र में जी जुआनटोंग, चेंझोउ, वांग हे से सावधान रहना। वह छठे रैंक से बस एक कदम दूर है। सू शहर का वांग परिवार भी अतीत में मार्शल आर्ट का परिवार था। हालांकि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन उनकी प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट, वसंत और शरद ऋतु की हथेली की ख्याति निराधार नहीं है। तुमने अभी तक कोई प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट नहीं सीखी है ना? मैंने नहीं सीखा है। मैं प्रतियोगिता के बाद इन्हें सीख लूंगा। यह कोई अत्यावश्यक काम नहीं है। मार्शल आर्ट कौशल में महारत हासिल करना कठिन है, और मुझे लगता है कि वांग हे अभी केवल निपुणता के स्तर पर ही है। आपके पास ची ब्लड का लाभ है। आपकी ब्लैक टाइगर फिस्ट और टाइगर सुप्रीम फिस्ट किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए काफी हैं। ठीक है, बाकी 2 की बात करें तो सू चेन की स्थिति वांग हे जैसी ही है। मैंने पहले विश्राम क्षेत्र में चक्कर लगाते समय महसूस किया कि जू जियूटिन पहले से ही छठे रैंक पर है। तब मैं और अधिक सतर्क रहूंगा। 18 साल की उम्र में जू जियूटिन युवा वर्ग के बिल्कुल करीब थी, लू चेंझोउ से 2 साल बड़ी। उस उम्र में प्रचुर जन्मजात संसाधनों से युक्त किसी भी व्यक्ति के लिए तत्काल ज्ञान प्राप्ति के बाद छठे रैंक तक पहुंचना कठिन नहीं था। सुबह 11 बजे कुछ देर के आराम के बाद प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। मैच के नतीजे घोषित हो गए हैं। लू चेंझोउ का मुकाबला सू चेन से और वांग हे का मुकाबला जू जियूटिन से है। लू चेंझोउ को मन ही मन थोड़ी निराशा हुई। मैं मूल रूप से वांग हे का सामना करने के लिए उत्सुक था। ऐसा लगता है कि जू जियूटिन उन्हें बाहर कर देंगे। 5वें रैंक के योद्धा के लिए छठे रैंक के योद्धा से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मंच पर सू चेन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स हॉल से हूं और ताई ची में निपुण हूं। ताई ची बॉक्सिंग गहन और व्यापक है। ताई ची से 2 वाद्य यंत्रों का जन्म होता है, जिनसे 4 प्रतीकों का जन्म होता है। इसी से अनेक जटिल मार्शल आर्ट स्कूल उभरे और यहां तक कि 8 त्रिकोणों की परंपरा भी विकसित हुई। दाओवादी स्कूल आमतौर पर ताई ची बॉक्सिंग में निपुण होते हैं, और कुनलुन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय 4 दाओवादी अकादमियों के प्रयासों से ही विकसित हुआ है। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद सू चेन ने युद्ध की शुरुआत की। वह द्वितीय श्रेणी की ताई ची परंपरा की मार्शल आर्ट यिन यांग डबल स्ट्राइक का अभ्यास कर रहा था, जिसमें एक मुक्का यिन को और दूसरा यांग को लक्षित करता है। यिन और यांग का संयोजन स्वर्ग में अजेय है। सू चेन ने एक शक्तिशाली आभा बिखेरी। उनका बायां हाथ हथेली में बदल गया और उससे एक अदृश्य हवा का झोंका निकला जो मानो पंचांग पर्वत के गरजने जैसा लग रहा था। जब प्रतिद्वंदी का ध्यान उस पर केंद्रित हुआ तो उनका यिन हाथ चुपके से आगे बढ़ा। यांग हाथ आक्रमण करने के लिए प्रहार करता है, यिन हाथ मारने के लिए प्रहार करता है। लू चेंझोउ ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका। उसका शरीर पानी झाड़ते कुत्ते की तरह कांप रहा था। उसने अपने पूरे शरीर की अंधकार में शक्ति को अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया। उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह उछली और यांग हाथ को पीछे धकेल दिया। अपने बाएं हाथ को बाघ के पंजे की तरह बनाकर उसने इंच फोर्स से एक जोरदार प्रहार किया और यिन हाथ का सीधा सामना किया। एक थप्पड़ के साथ सू चेन मानो किसी सुनामी की चपेट में आ गया हो। उसका शरीर अनायास ही पीछे हट गया ताकि बल को कम कर सके। हर 3 कदम पर 2 कदम बढ़ाते हुए लू चेंझोउ की लगातार भयंकर बाघ भेदन मुट्ठी सू चेन के यिन यांग दोहरे हाथ से टकरा रही थी। अचानक लू चेंझोउ ने अपनी चाल बदलकर झुककर पैर से वार किया। उसका दाहिना हाथ प्रतिद्वंद्वी की कोमल पसली की ओर एक जोरदार प्रहार के साथ घूमा। सू चेन उछला, घूमकर वार से बचा और दूरी बढ़ाने के लिए एक बैकफ्लिप किया। उसका दिल अभी भी सदमे में था। वह करीब था,
सांस लेने से पहले ही लू चेंजोऊ ने काले बाघ से समुद्री अबाबील में रूपांतरित होकर 3 बार हल्के से जमीन को छुआ, आधे मंच को पार किया और उड़ान भरते हुए उसके सामने आ पहुंचा। सू चेन ने लू चेंजोऊ के दोनों हाथों के वार का जवाब हथेली से देते हुए दिया। उसे हमेशा महसूस हुआ कि यह वार हल्का और हवा जैसा था, बिल्कुल भी बाघ के मुंह के जैसा नहीं। जैसे ही वह संदेह कर रहा था, लू चेंजोऊ की आंखें चौड़ी हो गईं और एक धीमी दहाड़ के साथ काले बाघ की गहरी शक्ति उसकी दाहिनी कोहनी से प्रवाहित हुई और इंच फोर्स से सीधे सू चेन की छाती पर वार किया। सू चेन ने अपनी छाती की रक्षा के लिए अपना यिन हाथ नीचे फैलाया और अचानक एक ट्रेन की आमने सामने की टक्कर जैसी भयंकर शक्ति उस पर आ पड़ी। उसने बल को कम करने के लिए थोड़ा सा शरीर झुकाया, लेकिन लू चेंजोऊ के झुके हुए बाएं चार्जिंग पंच ने उसके पेट पर भाले की तरह वार किया। स्नैप! डार्क स्ट्रेंथ में विस्फोट हुआ। तीखे धमाके की आवाज चौंका देने वाली थी। सू चेन पीछे की ओर उड़कर गिर पड़ा और पीला पड़ा चेहरा लिए पेट पकड़कर खड़ा हुआ। मैं हार गया। आप टाइगर फॉर्म के अलावा और भी अभ्यास करते हैं, है ना? लू चेंजोऊ ने हल्की सी मुस्कान दी। टाइगर स्वेलो के दोहरे रूप। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उद्घोषक की आवाज सुनाई दी। बहुत ही रोमांचक। नन्ही लू सचमुच टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स का अभ्यास कर रही है। युद्ध समाप्त होने के बाद लू चेंजोऊ ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट का आनंद लिया। अप्रत्याशित रूप से उनका अगला प्रतिद्वंदी ड्रैगन एंड टाइगर अकादमी का जू जियुतियान था। विश्राम कक्ष में लौटकर उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर नजर डाली। जैसा कि उम्मीद थी, जू जियुतियान लगातार वांग हे पर हावी रहा था। वांग हे केवल चकमा दे सकता था और समय का इंतजार कर सकता था, लेकिन हार निश्चित थी, न कि निश्चित। अचानक वांग हे जोर से हंस पड़ा और भी अधिक आक्रामक हो गया। जू जियुतियान के क्षणिक ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए उसने छठे रैंक के योद्धा को मंच से बाहर कर दिया। वांग हे ने उलटफेर कर दिया। वह जीता। कमेंटेटर की आश्चर्यचकित आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये कैसे संभव है? वांग हे जीत गया। वीआईपी हॉल में ग्रैंडमास्टर युआन के चेहरे के भाव बदल गए। लड़ाई के दौरान स्प्रिंग एंड ऑटम पाम के इस्तेमाल से वह छठे रैंक पर पहुंच गया। दिलचस्प। मुझे लगा था कि लू चेंजोऊ और जू जियुटियन के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन वांग हे अप्रत्याशित विजेता निकला। मैंने लंबे समय से युद्ध के मैदान में ऐसी शानदार सफलता नहीं देखी। शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल। वांग जियान मुस्कुराए और लगातार ताली बजाते रहे। बहुत खूब वांग जियान, तुम सचमुच मेरे बेटे बनने के लायक हो। सच कहूं तो उन्हें वांग हे के चैंपियनशिप मैच तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। सेमीफाइनल तक पहुंचना ही उनके लिए संतोषजनक था, लेकिन लड़के ने वाकई इसके लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने राहत भरी सांस लेते हुए कहा। वांग हे का स्प्रिंग एंड ऑटम पाम ब्रेक थ्रू दायरे से बस एक कदम दूर था। प्रतियोगिता के उच्च दबाव वाले माहौल से प्रेरित होकर और भाग्य के साथ इस महत्वपूर्ण क्षण में सफलता प्राप्त करना वास्तव में संभव था। उसके बगल में बैठे मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र जोर से हंस पड़े। बधाई हो भाई वांग, पहला स्थान पक्का है। 5वें दर्जे के शरीर ने छठे दर्जे के योद्धा को हरा दिया। भला ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? लू चेंजोऊ देखने में तो शक्तिशाली लगता है, लेकिन वह महज किस्मत वाला है। छठे दर्जे के शरीर से तो वह निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को धमकाने में ही माहिर है। अगर उसका सामना भाई वांग से होता तो शायद उसके पास कोई मौका ही नहीं होता। वांग जियान ने छात्रों को झंडे लगाते देखा और उसने भौहें सिकोड़ी। जल्दी जश्न मत मनाओ। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लू चेंजोऊ का प्रदर्शन भी छठे स्थान तक पहुंच गया था। इसके अलावा इस व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली था और उसे बाघ के रूप की गहरी समझ थी। ये कहना वाकई मुश्किल है कि यह किसका खेल होगा। ... दर्शक दीर्घा में मनोरंजन के लिए आए दर्शक बेहद खुश थे। शाओ लू का सामना एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। वांग हे इतना उग्र है, क्या वह ड्रग्स लेता है? यह असंभव है। मैचों से पहले और बाद में हर दिन ड्रग टेस्ट होता है। मुझे अब भी वन पंच शियाओ लू पर भरोसा है। वांग हे यहाँ अप्रत्याशित विजेता है। ऐसे नाजुक समय में सफलता हासिल करना वाकई दुर्लभ है। पिंगजियांग हवेली। बुजुर्ग दंपति लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हो रहे मतदान को देख रहे थे। आपके अनुसार इस मैच का विजेता कौन होगा? अभी अपना निर्णायक वोट दें और यदि आपका अनुमान सही रहा तो आपको मेजबान की ओर से एक सुंदर सा उपहार जीतने का मौका मिलेगा। क्या हमें ये कहने की भी जरूरत है? ये निश्चित रूप से चेंजोऊ है। बिल्कुल। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने गिनती की जांच की। लू चेंजोऊ 1311 वोट, वांग हे 845 वोट। दोनों के वोट लगातार बढ़ते जा रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हजारों लोग ऑनलाइन मौजूद थे।
इस आयोजन ने 100 अकेडमी एक्सचेंज टूर्नामेंट के लिए जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। फांगशान ड्रैगन सिटी हाई स्कूल। हा, चेंजहो फाइनल में पहुंच गया। चेंजहो हार्ड ची गोंद का उपयोग करना मत भूलना। क्लास खत्म होते ही छात्र एक्सचेंज टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आ गए। प्रथम वर्ष की छात्रा वांग क्रियंग ने भी चुपचाप लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। धिक्कार है भाई, तुम हार नहीं सकते। शिक्षक के कार्यालय के अंदर यू झेंग, होनफू और शिक्षकों का एक समूह भी इकट्ठा हुआ था। चैंपियनशिप मैच शुरू होने वाला है, चेंजहो सुरक्षित है। श्री होंग, हाफ टाइम में शैंपियन मत खोलिए। वांगे कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, बस देखते रहो। स्प्रिंग और ऑटम पाम चाहे जो भी हो, टाइगर फॉर्म तो अजय है, ठीक है। फांगशान पर्वत की चोटी पर ग्रैंडमास्टर वांग धुएं के बादल उड़ा रहे थे और टूर्नामेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था कि परिणाम में कोई संदेह नहीं है, लू चेंजहो का प्रथम स्थान आना तय था। पहाड़ की चोटी पर लू चेंजहो को रोजाना मुक्केबाजी का अभ्यास करते देखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में लू चेंजहो को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। ब्यूटीफुल लाइफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल। डॉक्टर चेन की भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। वह स्वयं मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन कमेंट सेक्शन में सभी का कहना था कि लू चेंजहो के पास छठे दर्जे की साधना होनी चाहिए और वह एक होनहार मार्शल आर्टिस्ट हैं। चलिए उसे भी मार्शल आर्ट्स के पौधों को हटाने की योजना की सूची में शामिल कर लेते हैं। हे माता, दुख को भूल जाओ, परम आनंद की भूमि। शून्य लोक को आधार बनाकर मानव जगत का भविष्य परम आनंद की भूमि होना चाहिए। मार्शल आर्टिस्टों का नाश करना होगा। सू सिटी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम। रिंग पर दो आकृतियां अजगरों के संतुलन और बाघों के कदमों के साथ आगे बढ़ीं। बहुप्रतीक्षित अंतिम मुकाबले की शुरुआत हो चुकी थी। दर्शकों के बैठने की जगहें पहले ही दो अलग अलग समूहों में बंट चुकी थीं। एक मुक्का जियोलू, वसंत और शरद ऋतु वांगहे। परिणाम चाहे जो भी हो, अब उन दोनों के नाम काफी मशहूर हो चुके थे। इस समय वांगहे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जोरदार जयकारे ने उन्हें हर पल का आनंद लेने का मौका दिया। पौराणिक कथाओं का नायक हमेशा वही होता है जो निर्णायक क्षण में सफलता प्राप्त करता है। इस क्षण में वांगहे ही मुख्य पात्र थे। वांगहे ने मुट्ठी भींचकर जोर से कहा, भाई लू का प्रदर्शन वाकई शानदार था। आप छठे रैंक पर काफी समय से हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी मुकाबले में हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और कोई पछतावा नहीं होगा। वह शानदार जीत हासिल करना चाहता था। चलो भी। लू चेंजहो ने स्वागत योग्य इशारा किया। वांगहे ने हल्की सी हंसी हंसते हुए 8 त्रिकोणों को दर्शाते हुए कदम बढ़ाए। एलिफेंट फॉर्म फिस्ट की विभिन्न शैलियों के विपरीत 8 त्रिकोणों में एक ही सिद्धांत पर आधारित एकीकृत गति तकनीकें शामिल थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से 8 त्रिकोण निरंतर कदम कहा जाता है। दूसरी ओर वांग परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्प्रिंग एंड ऑटम पाम शैली में कदमों के पैटर्न में अप्रत्याशितता पर अधिक जोर दिया जाता था। हवा की तरह तेज चलो, कील की तरह डटे रहो। लू चेंजहो के हाव भाव से ही वह समझ गया था कि उसका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से है। वह पूरी तरह सतर्क था, अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार था, अपनी भुजाओं को बांधकर मार्ग को अवरुद्ध करते हुए और अर्हत कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी सांस रोके हुए था। चोट से बचने के लिए सावधानी बरतना सर्वोपरि था। वसंत और शरद ऋतु निरंतर कलम। वांगहे ने सही समय का एहसास किया और बड़ी फुर्ती से लू चेंजहो की ओर बढ़े। उनकी हथेली की तकनीक लगातार चलती रही। मुक्का लगने से पहले ही उनके वारों से उत्पन्न हवा लू चेंजहो के कपड़े उड़ाने लगी थी। लू चेंजहो ने अपने बाएं हाथ का सहारा लेकर वार को रोका और अपने दाहिने हाथ से जंगल में दौड़ते हुए एक भयंकर बाघ की तरह प्रहार किया, जिससे वांगहे की छाती पर सीधा डार्क फोर्स का मुक्का लगा। वांगहे पीछे हटे और फिर तेजी से पलटवार करते हुए अपने अष्टकोणीय निरंतर हथेली से हमला किया। लू चेंजहो ने पलटी मारकर वार से खुद को बचाया। यह अष्टत्रिग्राम परंपरा के छठे दर्जे के अभ्यासी के साथ उनका पहला मुकाबला था और वे अभी भी नियमों से अपरिचित थे, जिसके चलते वे बाल बच गए। उसने बाघ का रूप धारण किया, अपने शरीर को चूहे का शिकार करने वाली बिल्ली की तरह थोड़ा मोड़ा, बिजली की गति से आगे बढ़ा। एक भयंकर बाघ ने चेहरे पर पंजा मारकर हमला किया, जिसके बाद उसने झुके हुए पैर से जोरदार प्रहार किया। वांगहे ने एक तरफ हटकर कियांग-गू की मुद्रा अपनाए और अपनी हथेली की तकनीक से जवाबी हमला किया। चटक चटक, पॉप पॉप। दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर तिरछी चालों से वार करते रहे। कुछ समय के लिए दोनों बराबरी पर थे। वांगहे की हथेली की तकनीक में अनगिनत विविधताएं थीं, जिसमें छल और वास्तविक हमले दोनों शामिल थे, जबकि लू चेंजहो के मुक्के शक्तिशाली और निर्मम थे।
थोड़े ही समय में उन्होंने 100 से अधिक दावों का आदान प्रदान किया, जो पहले की तीव्र लड़ाई के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें दोनों ने अपनी क्षमताओं और इरादों को चरम पर पहुंचा दिया और दोनों बराबर के मुकाबले के थे। वास्तव में लू चेंजोऊ और वांग ही दोनों को इस जीवन में अपने समकक्ष मिल गए हैं। लड़ाई तीव्र हो गई है, ये स्पष्ट नहीं है कि गतिरोध को पहले कौन तोड़ेगा। कमेंटेटर की आवाज सुनाई दी। अधिकांश दर्शक आम लोग थे और उन्होंने मंच पर उलझी हुई दो धुंधली आकृतियों को ही देखा, जो मुट्ठियों और हथेलियों से हवा में वार कर रही थीं। दर्शक दीर्घा में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने बड़े चाव से ये सब देखा। बूढ़ा जी विशेष रूप से चिंतित था। इस वांग ही में कुछ तो खास बात है। वांग जियान भी तनाव महसूस कर रहा था। क्या लू चेंजोऊ ने हार्ड ची गोंग में भी प्रशिक्षण लिया है? उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था। वीआईपी कक्ष में ग्रैंडमास्टर युआन को मानो युद्ध के परिणाम का पूर्वाभास हो गया था। उनकी कौशल क्षमता लगभग बराबर है। वांग ही को प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट का लाभ है, जबकि लू चेंजोऊ के पास हार्ची गोंग और एक अगोचर दुष्टची है। देखते हैं कौन पहले कमजोरी दिखाता है। 300 चालों के बाद वांग ही ने जल्दी ही लू चेंजोऊ से कुछ दूरी बना ली। अपने लाल हुए हाथों को देखकर वह मन ही मन स्तब्ध रह गया। मैं इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकता। समान साधना स्तर के तहत जो व्यक्ति आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का प्रशिक्षण लेता है, उसमें केवल आंतरिक मुक्केबाजी का अभ्यास करने वाले की तुलना में प्रहारों को सहने की अधिक क्षमता और सहन शक्ति होगी। एक बार जब लू चेंजोऊ धीरे धीरे उसकी मुक्केबाजी तकनीक में निपुण हो जाएगा, तो पलटवार करने का समय उसका होगा और वांग ही निश्चित रूप से हार जाएगा। वांग ही ने जोखिम उठाने का निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने झेन ट्रिग्राम की स्थिति ग्रहण की। बसंत की गर्जना से धरती कांप उठती है, सभी जीवित प्राणी शीतनिद्रा से जाग उठते हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम पाम में यह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली चाल थी। चटकने और टूटने की आवाज। हथेली से प्रहार करने के बाद वांग ही की सांसें दूर से आती गरज की आवाज की तरह गूंज उठी। उसने लू चेंजोऊ को अपने अष्टकोणीय निरंतर कदमों से जकड़ लिया, जिससे उसकी गति अवरुद्ध हो गई। लू चेंजोऊ ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मौका तलाशा, हवा में उछलते हुए अवसर की खोज की और अपनी हार्ची गोंद की पूरी ताकत लगा दी। भीषण लड़ाई के कारण उनकी ट्रेनिंग के कपड़े फूली हुई मांसपेशियों से फट गए, जिससे एक पत्थर के बुद्ध अरहत जैसी भव्य ऊपरी काया का स्पष्ट नजारा सामने आया। तुरंत दर्शकों में मौजूद फिटनेस के शौकीनों की ओर से उत्साह भरी चीखें गूंज उठी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वह मांसपेशी इतनी परिपूर्ण है, मानो अरहत की कोई मूर्ति हो। महिला दर्शकों ने भी प्रशंसा भरी निगाहों से निगाहें डाली। आकर्षक सांस। मंच पर वांग ही चिल्लाया, भाई लू, चलो इसे एक आखिरी हथेली के प्रहार से समाप्त करते हैं। चलो भी। गर्जना। लू चेंजोऊ ने बाघ की गर्जना जैसी आवाज निकाली और बाघ की सर्वोच्च मुट्ठी, बाघ पूजनीय मिंग राजा अवरोहन मुट्ठी, का सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे अदृश्य लहरदार क्यूई का एक घेरा उत्पन्न हुआ। बहुप्रतीक्षित टाइगर एविल भी रिलीज हो गई। उस क्षण लू चेंजोऊ एक भयंकर बाघ पर सवार अरहत की तरह मानव जगत में अवतरित हो रहा था। धमाका। दो विशिष्ट अंधकार में शक्तियां एक जोरदार विस्फोट के साथ टकरा गईं। शानदार। लगता है दोनों ने अपने घातक दांव खेल दिए हैं। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे पर वार करने और एक दूसरे को परखने से थक गए हैं। यह एक वास्तविक आमने सामने की लड़ाई है। कमेंटेटर ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि उन्हें समझ नहीं आया। वांग ही और लू चेंजोऊ एक ही समय पर पीछे की ओर गिर पड़े। लू चेंजोऊ जल्दी से उठ खड़े हुए, अपनी छाती पर जलते हुए लाल हथेली के निशान को देखते हुए फुसफुसाए, गति तकनीक और हार्ड ची गोंद के माध्यम से बल को कम करने के बावजूद भी मुझे घायल कर देना। वांग ही का आखिरी हथेली का प्रहार वाकई शक्तिशाली था। वह मैच खत्म करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा, लेकिन तब पता चला कि वांग ही पहले ही बेहोश हो चुका था और खून थूक रहा था। अरे, मार नहीं सह सकते। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। माफ करें। चिकित्साकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और वांग ही की चोटों की जांच के लिए तेजी से उपकरण और दवाएं निकाली। जैसे ही उन्होंने उसकी कमीज उठाई, एक मुंह से लगा हुआ गहरा काला निशान दिखाई दिया। क्या सब ठीक है, डॉक्टर साहब? लू चेंजोऊ अपने प्रतिद्वंदी को लेकर चिंतित होकर आगे आए। एक बहुत अनुभवी मार्शल आर्ट्स डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, ये बस एक तीव्र आंतरिक कंपन था जिसके कारण हृदय में रक्त का प्रवाह बढ़ जाने से बेहोशी आ गई। कोई फ्रैक्चर या आंतरिक चोट नहीं है। छठे दर्जे का शरीर इतना नाजुक नहीं होता। इस समय खेल हॉल में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लू चेंजोऊ, यह अभी भी वही है, शियाओ लू का एक मुक्का।
अंतिम मुकाबला बेहद रोमांचक था। वांग हे भी काफी दुर्जय है। भविष्य में हमें इस तरह की और प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अब उस अराजक शोरगुल वाले निरर्थक संगीत कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ और उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी संतुष्टि व्यक्त की। कमेंटेटर चिल्लाया, लू चेंजुओ को चैंपियनशिप का ताज हासिल करने पर बधाई। अब दूसरे और तीसरे स्थान के लिए मुकाबले होने वाले हैं। आइए उनका बेसब्री से इंतजार करें। लू चेंजुओ आराम करने वाले क्षेत्र में लौट आए। इसी समय शी रुयू और अन्य सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए थे। छोटे भाई, तुम तो कमाल के थे। शी रुयू का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था, मानो वह खुद किसी प्रतियोगिता में भाग ले रही हो। डू भावुक हो गई। मेरे लिए चौथी रैंक तक पहुंचना ही काफी मुश्किल था और तुम तो पहले ही छठी रैंक पर पहुंच चुके हो। एक ही निम्न श्रेणी की मूल हड्डी होने के बावजूद उनके बीच एक खाई है। जी जुआनटोग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हें पहले स्थान पर आने में कोई समस्या नहीं है। ओल्ड जी भावुक हो गए जब उन्होंने स्क्रीन पर फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल का नाम प्रमुखता से देखा। सिर्फ नाम ने ही लू चेंजुओ को दिया गया 200,000 का नकद पुरस्कार वापस दिला दिया था। एक मुख्य छात्र सालाना 200,000 कमाता है। ज्यादा कुछ कहे बिना सिर्फ 5 और लोगों को लाने से ही लाखों का फायदा हो जाएगा। ओल्ड जी जैसा चतुर व्यक्ति कभी हारता नहीं। बहरहाल फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल में भविष्य में छात्रों की कमी नहीं होगी। बधाई हो जी, आपका शिष्य वाकई असाधारण है। पूरे मुकाबले को देखने के बाद विशालकाय व्यक्ति अपने बेटे रिकेन के साथ आशीर्वाद देने आया। हा, मैं किसी और दिन सबको खाना खिलाऊंगा। जी शुवानटोग बेहद खुश थी, उसे अब अतीत की कोई परवाह नहीं थी। लाइव प्रसारण देखने के कुछ ही देर बाद बुजुर्ग दंपति ने फोन किया। ली जियांगहुआ ने चिंता से पूछा, चेंज हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये कुछ भी नहीं है। लू गोपिंग ने खुशी से कहा, बेटे अब तुम सू शहर में निम्न वर्ग के मूल निवासी व्यक्तियों में पहले स्थान पर होगे, है ना? लू चेंजो ने उत्तर दिया। छिपे हुए ड्रैगनों और घात लगाए बैठे बाघों की इस दुनिया में मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने से पहले कौन ये दावा करने का साहस करता है कि वह प्रथम है? कौन ये कहने का साहस करेगा कि वह अजेय है? मार्शल आर्ट में मेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। शाबाश, ये मेरा बेटा है। विनम्र रहो और लगातार प्रयास करते रहो। ... अन्यत्र डॉक्टर की मदद से वांग हे को भी होश आ गया। उसने अपने चिंतित पिता की ओर देखा और मुस्कुराया। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुकाबला बहुत रोमांचक था, वांग जियान ने कहा। तो फिर मेहनत करते रहो बेटे। उसने अपनी निगाहें फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल के विश्राम क्षेत्र की ओर घुमाई। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से साधना करने वाले पाषाण बुद्ध अरहत क्या अद्भुत लू चेंजो है। स्प्रिंग एंड ऑटम पाम तकनीक से प्राप्त थंडर ट्रिग्राम पाम की शक्ति के साथ 7वें रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए इसका सीधे सामना कर पाना दुर्लभ था। फिर भी लू चेंजो ने ऐसा कर दिखाया जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। वांग हे की हार अनुचित नहीं थी। इतिहास में वे सभी मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से एक साथ साधना की, अपने साथियों के बीच अजेय रहे हैं। एक बार जब इन व्यक्तियों ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया तो वे अक्सर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। वीआईपी कमरा। युवा वर्ग की सभी प्रतियोगिताओं को देखने के बाद ग्रैंडमास्टर युआन ने संतुष्टि भरे भाव से कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ महोदय, सू शहर में वाकई प्रतिभाओं की भरमार है। चेन ये ने निवेश के लायक कई मार्शल आर्टिस्टों की पहचान कर ली थी, बस मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार था। जल्द से जल्द कार्रवाई करना जरूरी था, अन्यथा उनकी दाववादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा खोजे गए प्रतिभाओं को प्रतिद्वंद्वी कंपनी दिव्य मार्शल प्रौद्योगिकी हथिया सकती थी। लू चेंजो, वांग हे, जू जियुटियन, सू चेन। निस्संदेह सर्वोच्च प्राथमिकता लू चेंजो को दी गई थी। सबसे कम साधना समय, सबसे तेज प्रगति, एक उज्ज्वल भविष्य। ... पोडियम के शीर्ष पर लू चेंजो चैंपियन के मंच पर खड़े थे। लगभग 50,000 निगाहें उन पर टिकी थीं, ईर्ष्या, जलन, प्रशंसा, उन्माद। उन्होंने ट्रॉफी उठाए। एक युवा खूबसूरत होस्ट ने लू चेंजो का इंटरव्यू लेने के लिए उनसे संपर्क किया। आप अभी क्या कहना चाहेंगे? लू चेंजो ने एक पल सोचा और फिर जोर से कहा, उड़ती हुई अबाबील समुद्र में विचरण करती हुई, बेरोक-टोक। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल से ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली थी। उसका भविष्य एक असीम रूप से विशाल दुनिया होगी। मंच के नीचे ओल्ड जी की आंखों में लगभग आंसू आ गए। वह भावुक हो गई।
एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उन्हें ऐसा महसूस किए हुए काफी समय हो गया था। उन्होंने लू चेंझोऊ को लेकर कोई गलत अनुमान नहीं लगाया था, यहां तक कि उनके पुरस्कार भाषण से भी मार्शल आर्ट्स अकादमी को मुफ्त विज्ञापन मिल रहा था। इतना ईमानदार लड़का, उन्होंने मौके पर ही पुरस्कार राशि को दोगुना करने का फैसला कर लिया। 4 लाख। चेंझोऊ को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जल्द ही दाखिला लेने के लिए ठीक इसी चीज की जरूरत थी, क्योंकि शुरुआत में पैसे के बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। ये धनराशि शिक्षक की ओर से शैक्षणिक उन्नति के उपहार के रूप में होगी। पुरस्कार समारोह के बाद मंच से नीचे उतरते हुए वांग ही ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाई लू, संयम बरतने के लिए धन्यवाद। लू चेंझोऊ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ताना मुकाबले में तो शिष्टाचार का ही पालन करना चाहिए, आपने भी पूरी ताकत नहीं लगाई। शुरू में वांग कांग के कार्यों के कारण लू चेंझोऊ को शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वांग ही से सीधे बातचीत करने के बाद उन्होंने पाया कि वांग ही वास्तव में काफी मिलनसार व्यक्ति थे। इसके अलावा चूंकि वांग कांग ने उनके पिता का पैसा चुका दिया था, इसलिए वे इस मामले को समाप्त मान सकते थे। वांग ही ने कहा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल जाऊंगा और हम कुछ और अभ्यास सत्र कर सकते हैं। इसके लिए आगे देख रहे हैं। पूर्ण और गहन अभ्यास से दक्षता में तेजी आ सकती है। उसे एक लड़ाई के बाद लू चेंझोऊ की टाइगर सुप्रीम फिस्ट में दक्षता में तुरंत सुधार हो गया था। बेशक ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि युद्ध कौशल और अनुभव में सुधार हुआ, ऐसी चीजें जो केवल मुक्केबाजी के अभ्यास से नहीं सीखी जा सकती। समान ताकत वाले साथियों के साथ अभ्यास करना उनकी प्रबल इच्छा थी। शीर्ष 8 प्रतियोगियों ने आपस में संपर्क जानकारी साझा की और भविष्य में फिर से प्रतिस्पर्धा करने पर सहमति जताई। इस प्रकार लू चेंझोऊ ने स्कूल के बाहर भी कई दोस्त बनाए। ये यात्रा समय के लायक साबित हुई। उसी क्षण चेन ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, क्या शीर्ष 8 दावेदार कृपया मेरा अनुसरण करेंगे। वह युवाओं के समूह को मंच के पीछे ले गया, जहां काले और सुनहरे रंग से चमकती 8 बिल्कुल नई कारें उनका इंतजार कर रही थीं। ये प्रसिद्ध सीकिंग डाउ टाइप 9 थी। चेन ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चैंपियन की कार पूरी तरह से सुसज्जित है, दूसरे स्थान पर रहने वाले की कार उच्च स्तरीय है, तीसरे स्थान पर रहने वाले की कार मध्यम स्तरीय है और बाकी सभी मॉडल मानक हैं, लेकिन इनकी कीमत 10 लाख से शुरू होती है। ये आपके पुरस्कार हैं। धन्यवाद राष्ट्रपति चेन। धन्यवाद दाओवादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लू चेंझोऊ के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसने लू गुओपिंग से पूछा था, लेकिन उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी महंगी कार चलाना उनकी हिम्मत नहीं है और उसमें लगी ऊर्जा बहाल करने वाली लाइट भी किसी काम की नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि लू चेंझोऊ या तो कार मिलने के बाद उसे बेच दे या आयोजकों से नकद राशि मांग ले। शर्मिंदा होकर उसने पूछा, राष्ट्रपति चेन, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, क्या मैं पुरस्कार के बदले नकद ले सकता हूँ। वांग ही ने बगल से कहा, भाई लू, ये चैंपियन के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक सीमित संस्करण है। वह निश्चित रूप से इसे खुद चलाना चाहता था, ये प्रतिष्ठा का मामला होता। लेकिन ये याद रखते हुए कि चेंझोऊ का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, उन्होंने ये भी सुझाव दिया, हाँ, भाई लू को नकद देने के बारे में क्या ख्याल है। चेन ये एक पल के लिए असहज स्थिति में आ गया। मुख्यालय के अनुसार वे पुरस्कारों को नकद में परिवर्तित नहीं कर सकते थे। हालांकि वह चेंझोऊ की मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया। आखिरकार चेंझोऊ शहर की प्रतियोगिता से उभरने वाला नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतिभा था। मुझे इस बारे में नेताओं से पूछने दो, छोटे भाई। धन्यवाद। चेन ये फोन करने के लिए चली गई। कुछ सहपाठी सीधे कारों में बैठकर चले गए। आप सभी से अगले साल की प्रतियोगिता में मिलते हैं। उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया और सभी विदा हो गए। चेंझोऊ, मैं भी जा रहा हूँ। चलो भविष्य में अक्सर अभ्यास सत्र आयोजित करते हैं। वांग ही भी चले गए। लू चेंझोऊ चुपचाप परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही समय बाद चेन ये लौट आया। तुम्हें इतना इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, छोटे भाई। ये ठीक है। पुरस्कार को नकद में बदलने के बारे में मैंने कंपनी से बात की और वे सहमत हो गए। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रतिभा निवेश और प्रशिक्षण समझौता है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे। चेन ये ने सीधे नेतृत्व से यह अनुरोध किया था। लू चेंझोऊ का मैच देखने और संबंधित विवरणों को समझने के बाद उच्च प्रबंधन ने अभूतपूर्व गति से उनके प्रशिक्षण समझौते को मंजूरी दे दी।